नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का संविधान की इस विशेष चर्चा में। आज हम लोग आर्टिकल 281 के आगे की चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 300 तक हमारी चर्चा हो पाए। तो सभी लोग जुड़ जाइए। अंजलि राजपूत, सुनील सिंह जी, LR प्रसाद राजपूत, गजेंद्र राजपूत, मनीराम कारपेंटर जी, ओम प्रकाश राजपूत जी, रामचंद्र वर्मा जी, भूपेंद्र सिंह जी, भगवान कुशवाहा जी, पद्मेश लोधी जी, चंद्रवंशी महेंद्रपाल राजपूत, इंजीनियर शीलेंद्र लोधी राजपूत, अमित राजपूत। तो सब लोग जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद हम लोग चर्चा आरंभ करेंगे और रोजाना की तरह हमारा एक विचार, एक महान विचारक का विचार हम आपके बीच में रखेंगे और उसके बाद आज के संविधान की कथा का हम लोग वाचन करेंगे। कृष्णा पाल राजपूत, सुशील लोधी, अनीश कुमार, रामकृष्ण राजपूत, डॉक्टर मोनू राजपूत, गुड वर्क, ऋचा पटेल, अभय सिंह लोधी, जय हिंद राजपूत, सुनील राजपूत लोधी, दिग्विजय सिंह जमसारा, राम लोधी, संजय लोधी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, रविंद्र सिंह राजपूत। एक बार आप सब लोग जुड़ जाएंगे, उसके बाद हम लोग अपनी चर्चा आरंभ करेंगे। और आज पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत बड़े थिंकर का विचार हम आपके बीच में लेके आए हैं। राजनीति शास्त्री, दर्शन शास्त्री, न्यायविद, बहुत बड़े कह सकते हैं आधुनिक युग के, उनका विचार हम आपके बीच में रखेंगे। उससे पहले, विचार रखने से पहले एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ में, जो अक्सर हम लोग सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से देखते रहते हैं, और वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो युवाओं के लिए बड़ी घातक होती हैं। अच्छा, उससे पहले आज 1 मई है, तो आज मज़दूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे आज मनाया जाता है। और आपने देखा होगा कि पिछले डेढ़ महीने से मज़दूर बहुत परेशान हुए हैं। और आज पूरी दुनिया में उनके श्रम को सम्मान करने के लिए इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। हम लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कि जो मज़दूर लोग हैं, जो लेबरर्स हैं, उनको हम लोग कम से कम एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए क्या कर सकते हैं वो हमें हमेशा करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ों से वो लोग वंचित रहते हैं, खास करके गुड क्वालिटी एजुकेशन, गुड क्वालिटी हेल्थ, फूड, ये कई चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है। और पहले जो व्यवस्था थी उसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण बहुत ज़्यादा होता था। आधुनिक जब समय आया तो आधुनिक समय में आकर के मानव अधिकारों का मुद्दा उठा, और उन मानव अधिकारों के मुद्दे के साथ ही ये सारी चीज़ें आई कि भाई कोई भी काम ऐसे लोग करते हैं जो श्रमिक लोग हैं, उनको भी पूरे अधिकार होने चाहिए। तो यूरोप में एक क्रांति चली, और ख़ास करके फ्रांसीसी क्रांति और इंग्लैंड, और वहाँ पर जा कर के श्रमिकों के मुद्दे उठाए गए और आगे चल करके श्रमिकों के विषय को ससम्मान सम्मिलित किया गया और काम के घंटे तय किए गए, कार्य की जो दशाएं होती हैं वो दशाएं तय की गई। और श्रमिक की इतनी बड़ी महत्ता होती है उत्पादन में कि आपको पता होगा कि जो द्वितीय क्षेत्र है, जिसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, वो बिना श्रमिकों के चल नहीं सकता। और इंग्लैंड, यूरोप वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा इस पर काम हुए। और आपने देखा होगा कि इंग्लैंड में एक पार्टी है, उसका नाम ही है लेबर पार्टी। इंग्लैंड में जो, जैसे भारत में भाजपा और कांग्रेस है, वैसे ही इंग्लैंड में एक पार्टी है लेबर पार्टी, और अक्सर लेबर पार्टी चुनाव भी जीतती है, वहाँ पे सरकारें भी उनकी बनती हैं। तो हम सब लोग लेबर डे के उपलक्ष्य में, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में ये संकल्प लें कि जो काम करने वाले श्रमिक लोग हैं, जहाँ जितना संभव हो उन लोगों की मदद करें। और अब हम लोग
एक विचार लेते हैं 17वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी आप कह सकते हैं। 18वीं शताब्दी में हम लोग, एक विचारक है मॉन्टेस्क्यू। आपने मॉन्टेस्क्यू का नाम सुना होगा। मॉन्टेस्क्यू बेसिकली फ्रांस के रहने वाले थे और फ्रेंच फिलोसफर, थिंकर थे, जज रहे थे, पॉलिटिशियन थे, राजनीति शास्त्र के ज्ञाता थे। आप सब लोगों ने सुना होगा कि इनका एक बड़ा सिद्धांत प्रसिद्ध था मॉन्टेस्क्यू का, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण, पहले जब राजतंत्र हुआ करते थे तो राजा क्या है, सारी शक्ति अपने पास रखते थे और उसमें राजा जो कहता था वही कानून था, वही न्यायाधीश होता था, वही सारी नीतियाँ अपनाता था। तो बाद में देखा गया कि एक जगह शक्ति केंद्रित होने से उसमें स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता आती है। तो मॉन्टेस्क्यू ने एक विचार दिया और उस विचार में उन्होंने कहा कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। तो शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत देने वाले मॉन्टेस्क्यू पहले विचारक थे। इसलिए आप कभी इंटरनेट पर अगर सर्च करेंगे तो आज हम देखते हैं ना, विधायिका अपना कार्य अलग करती है, कार्यपालिका अपना कार्य अलग करती है, न्यायपालिका अपना कार्य अलग करती है। पहले सारी चीज़ें एक ही सत्ता में केंद्रित होती थी, खासकर राजाओं में, तो वहाँ निरंकुशता बहुत होती थी। तो आधुनिक युग की देन है शक्तियों का पृथक्करण, और शक्तियों के पृथक्करण के माध्यम से अलग अलग अधिकरण बनाए गए जो लोगों के हित में कार्य कर सकें। तो वही विचार मॉन्टेस्क्यू ने दिया था और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ये कई बार परीक्षाओं में अभी आया है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ये बहुत बार पूछा गया है और पता होना चाहिए। जैसे कोई अगर नया विचार आता है तो उस नए विचार के विचारक के बारे में हम लोगों को जानकारी रहनी चाहिए, कई बार ये काम आता है। अब उन्हीं का एक विचार है, मॉन्टेस्क्यू का एक बहुत प्रसिद्ध विचार है, वो हम आपके बीच में रखेंगे। मॉन्टेस्क्यू ने विचार दिया है कि जो लोग कम काम करना चाहते हैं, जो लोग कम काम करना चाहते हैं आम तौर पर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, और जो लोग अधिक सोचते हैं और अधिक काम करते हैं वो बातें कम करते हैं। वैसे सब लोग जानते ही इस बात को। तो जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं वो कम काम करते हैं, और जो लोग सोचते अधिक हैं, काम अधिक करते हैं, उनके पास फुर्सत नहीं होती है बातें करने की। तो हम लोगों को मॉन्टेस्क्यू से ये सीखना चाहिए कि अधिक बोलने, अधिक चीज़ें लिखने के बजाय हम लोग अधिक करने पर विश्वास करें, अधिक सोचने पर विश्वास करें। तो व्यक्ति के लिए भी, समाज के लिए भी वो उपयोगी होता है। क्लियर? एक और जो चीज़ है जिस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा संविधान की चर्चा से पहले, कि मैंने कल एक लिखा भी था कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, उनको ये प्रयास करना चाहिए कि वो युवाओं को उन्मादी, आक्रोशी बनने से रोकें। वो प्रयास करें कि वो एजुकेटेड बने, वो युवा शिक्षित बने, विवेकी बने, उनमें गंभीरता आए। दो घटनाएं अभी हुई हैं कल और परसों में, आपने देखा होगा कि दो फिल्म अभिनेताओं की मृत्यु हुई, इरफान खान और ऋषि कपूर। हम दोनों की प्रार्थना करते हैं कि दोनों की आत्मा को शांति मिले। आपने देखा होगा कि जब इरफान खान की मृत्यु हुई थी परसों, तो जितने भी ग्रुप्स थे उन सभी ग्रुप्स पर सभी लोगों ने, किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सब लोगों ने उस पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की थी। तो जब कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, जिसकी पहचान अच्छी होती है, उसके प्रति हर व्यक्ति के मन में सम्मान होता है, उसमें कहीं धर्म या जाति आड़े नहीं आती है। तो आपने देखा होगा कि इरफान खान की मौत पर सभी लोग स्तब्ध थे और सभी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। कल ऋषि कपूर साहब की मृत्यु हुई, तो ऋषि कपूर की मृत्यु पर भी आपने देखा होगा सभी लोगों ने संवेदनाएं व्यक्त की। और इरफान खान ने बहुत सारे किरदार ऐसे किए जिसमें वो हिंदू बने, ऋषि कपूर ने भी बहुत सारे किरदार ऐसे किए जिसमें वो मुस्लिम बने। तो मतलब सभी धर्मों के लोगों के द्वारा इन लोगों को प्यार और सम्मान मिला। अब हम लोग जो एक समाज में, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, छोटी छोटी बातों पर लेकर के, कभी आपने देखा होगा कहीं कोई घटना हो जाती है, उस घटना को आधार बना करके डिवाइड किया जाता है सोसाइटी में। यंग माइंड उससे सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित होता है, युवा शक्ति, जो युवा हैं बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। घटना हो जाती है कहीं किसी प्रांत में, हमको उसके तथ्यों के बारे में पता नहीं है,
उसकी परिस्थितियों के बारे में पता नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग अपने लाभ के लिए, जिनको केवल पॉलिटिकल लाभ चाहिए होता है या टीआरपी चाहिए होती है, वो सनसनी बना करके उसमें या तो धर्म का छौंका मारेंगे या उसमें विचारधारा का तड़का लगाएंगे और वो परोस देते हैं सोशल मीडिया पर। और आईटी सेल्स बने होते हैं अलग अलग लोगों के, और उसके माध्यम से वो बहुत सारे युवाओं को एक तरीके से मिसगाइड और डाइवर्ट करते हैं। और उनके अंदर जो विद्यार्थीपन होना चाहिए, जो उनके अंदर गंभीरता होनी चाहिए, जो उनके अंदर विवेक होना चाहिए, उसको समाप्त करके उनको इमोशनली एग्रेसिव बनाना और लगा देते हैं उनके काम पर कि वो तुम इसमें गालियाँ दो, आलोचनाएं करो, ये सारी चीज़ें पर वो लग जाते हैं। और अक्सर हफ्ते भर में, 15 दिन में, 10 दिन में, 8 दिन में कोई ना कोई ऐसी घटना होती रहती है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर हमारे समाज में युवा लोग शिक्षा के बजाय, अपने कैरियर के बजाय, अगर वो इस तरह की उन्मादी चीज़ों से, इस तरह की जो घृणित चीज़ें हैं, उनका अगर वो टूल बन जाते हैं और उस टूल के आधार पर संचालित होने लगते हैं और इस तरह की पोस्टें डालते रहते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप अपनी पीढ़ी का पतन कर रहे हैं। लोगों को शायद लगता होगा कोई पॉलिटिकल आदमी को हो सकता है उससे कुछ लाभ हो, लेकिन आप उसकी गंभीरता को सोचना कि आपका जो बिना पढ़ा लिखा युवा है, इमेच्योर जो युवा है और जिसके पास रोजगार नहीं है, वो आपकी प्रशंसा में 4, 6, 10, 20 पोस्ट लिख सकता है अतिवादी, एग्रेसिव तरीके से। हो सकता है पॉपुलैरिटी आपको गेन हो जाए, लेकिन आप ये सोचना कि एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण अगर हम करते हैं जिसके पास बौद्धिक क्षमता नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके पास योग्यता नहीं है, जिसके पास अपने पैरों पर खड़े होने की, जिसके पास रोजगार करने की सामर्थ्य नहीं है, वो युवा अंततः इस समाज के ऊपर और देश के ऊपर भार बनते हैं, बोझ बनते हैं। और उन बोझ से क्या होता है, जब कोई व्यक्ति आपसे बोझ बन जाता है तो उसकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर हो जाती है। वो खाना भी आपसे ही खाएगा और सारी सुविधाएं भी आपसे लेने का प्रयास करेगा, और आप नहीं दोगे तो वो उसके लिए दूसरे जो नेगेटिव रास्ते हैं उसको अपनाएगा। उसमें वो अपराध की तरफ भी जा सकता है, उसमें वो चंदाखोरी लोगों से शुरू कर सकता है, लोगों से पैसे वसूल करना, तमाम तरह के शोषण को वो आरंभ कर सकता है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि आज की जो यंगर जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, जिसके पास पढ़ने के लिए सारे संसाधन हैं। हमारा समय भी बहुत पुराना नहीं है, लेकिन हम लोग जब अपने समय में थे तो एक ही जोड़ी कपड़े पूरे साल के लिए चलते थे। हमारे जो हमारी प्राथमिक शिक्षा थी, प्राइमरी एजुकेशन, उसमें हम पट्टी पर पढ़ते थे। जो लकड़ी का एक पट्टा होता था उस पर खड़िया और चौक से पढ़ते थे, शुरू के 2 या 3 साल लगभग। और स्कूल में जाते थे तो पहले प्राइमरी स्कूल में फर्श नहीं होते थे, तो अपना ये टाट का बोरा या कुछ भी लेके जाते थे, उस पर बैठते थे। उस तरह के अभावों में, उस तरह की मुश्किलों में हम लोग पढ़ के आए। और आप में से अधिकांश लोग उसी पीढ़ी से होंगे या उससे भी पुरानी पीढ़ी के लोग होंगे। आप वहाँ से निकल के आए और वहाँ से निकल के लोगों ने अपनी अपनी जगह बनाई, कैरियर बनाए, जब संसाधन नहीं थे। आज लोगों के पास सुविधाएं हैं। आज आप देखिए हर बच्चे के पास, मतलब हम लोगों को, सच बता रहा हूँ मैं आपको, मिठाई के नाम पर जलेबी मिलती थी। जब हम छोटे थे तो सोचते थे कि कोई रिश्तेदार आएंगे तो जलेबी लेके आएंगे, वही सबसे सस्ती होती थी। या कभी मेला होता था तो मेले में जलेबी खा ली। तो उस तरह की स्थितियाँ होती थी कि मिठाई के नाम पर जलेबी खा ली। कहीं घूमने जा रहे हैं कि भाई कहीं घूमने जाएंगे, तो हमारे लिए घूमना क्या होता था, नानी का घर, या कहीं कोई शादी है रिश्तेदारी में तो शादी में चले गए, या गंगा स्नान, ये हम लोगों के लिए घूमना होता था। इतनी ही केवल सुविधाएं मिलती थी। एक जोड़ी कपड़े साल भर में, गंगा स्नान करना या नानी के घर चले जाना, और मिठाई के नाम पे जलेबी खा लेना, और फलों के नाम पे अमरूद, हमारे यहाँ उसको सपड़ी बोलते थे, अमरूद, यही इतनी ही चीज़ें लोगों को मिलती थी। उसके बाद भी बच्चे पढ़ते थे, मेहनत करते थे। आज के बच्चों के पास देखिए आप मोबाइल फ़ोन्स हैं, आज के छोटे छोटे बच्चों के पास जीन्स हैं, टी शर्ट हैं, यानी कपड़े अच्छे हैं। घूमने के लिए वो बच्चे सिर्फ ऐसा नहीं है कि नानी के घर जाते हैं, वो अपने पास के शहरों में भी जाते हैं। तमाम जगह बच्चों को जाने का, घूमने का अवसर मिलता है। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि घर में साइकिल तो होती हैं, साथ साथ बाइक भी मिल जाती हैं। इंटर वाले बच्चों को घर में बाइक भी मिल जाती है। सुविधाएं कितनी बड़ी हैं। पहले लाइट नहीं होती थी, बिना लाइट के जो लालटेन होती है या जो लैंप,
उसमें पढ़ते थे हम लोग। गांव में लाइट थी ही नहीं, हमारे यहाँ सड़कें भी नहीं थी। आज आपके हर घर में बिजली है, LED लगा रखी है लोगों ने, तो लाइट बहुत अच्छी है, सड़कें इतनी बढ़िया हैं और इंटरनेट की सुविधा है, टीवी है। पहले टीवी जो है गांव में 1 या 2 आदमी के घर पे होती थी, ब्लैक एंड वाइट, तो वहाँ पे कुछ छोटे छोटे सीरियल्स वगैरह या कुछ देखने का मौका मिलता था कभी कभी। आज टीवी घर में है आपके, फ्रिज घर में आ गया, सड़कें आपके घर में हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें सुविधाएं हैं। उस सब के बावजूद, इतनी सुविधाएं होने के बाद बच्चों को पढ़ना चाहिए, और हम पढ़ने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, कभी सब्जी वाले के ऊपर पोस्ट डाल दे रहे हैं कि उसने सब्जी में वो कर दिया, कभी हम डाल दे रहे हैं कि वहाँ पर किसी साधु के साथ ये हो गया। क्या कर रहे हैं हम किस दिशा में ये सोसाइटी को लेके जाना चाह रहे हैं? हम लोगों को इस बात पे बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हमारी युवा पीढ़ी अगर इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेगी कि कहीं कोई दुर्घटना हुई है, कहीं कोई इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो पुलिस का फिर क्या काम है? पुलिस का क्या काम रह गया? पुलिस का काम है ना किसी अपराध के बारे में छानबीन करना। और जज किस लिए बने हैं? जज इसलिए बने कि उसके बारे में वो अपना निर्णय देंगे। अब पुलिस और जज को काम करने से पहले सोशल मीडिया की खुराफात का प्रयोग करते हुए आजकल के युवा, जिन्हें पढ़ना चाहिए, जिन्हें रोजगार करना चाहिए, वो युवा अपना समय ऐसी पोस्टों को डालने में, प्रचारित करने में लगाते रहते हैं और एक तरह का ऐसा माहौल खड़ा करते हैं जिससे पूरे के पूरे समाज की मानसिकता दूषित होती है। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि आप जब तक पॉजिटिव हैं, आप जब तक रचनात्मक हैं, तभी तक आप कुछ कर सकते हैं। जिस दिन आपके अंदर नेगेटिविटी आना शुरू होगी, जिस दिन आप उन्मादी चीज़ों से, भावनाएं भड़काने वाली चीज़ों से संचालित होने लगते हैं, तो उस समय आप ये मान के चलिएगा कि आप अपनी मानवता, अपनी पहचान, अपना एग्जिस्टेंस खो देंगे। और जो भी व्यक्ति, जो भी समाज अपनी मानवता, अपना एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व खो देता है, वो आगे फिर उसे कुछ भी हासिल नहीं होता, वो अपने कैरियर में। और आप देखना, ऐसे जो लोग आज 20 साल की, 18 साल की, 22 साल की उम्र में जो IT सेल का शिकार होकर जो उन्मादी बनते हैं, आप उनसे पूछना 10 साल बाद की उनकी क्या हालत होती है। 10 साल बाद ना कोई नौकरी होती है, अगर शादी होगी तो परिवार का बोझ होता है, अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं। तो एक जो आपको अवसर मिलता है अपना लाइफ बनाने का, वो अवसर आपको 15-16 साल से लेकर के 25-26 साल तक की उम्र का ही अवसर है। अगर इस समय आपने अपना कैरियर बना लिया तो वो युवा आगे देखा कि अच्छा जीवन जीते हैं और उनके पास ठीक ठाक चीज़ें होती हैं। और जो युवा 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल की उम्र में अपना कैरियर ना बना करके इस तरह के टूल्स का शिकार हो जाते हैं, उनका जीवन बर्बाद होता है, उनकी फैमिली डिस्टर्ब होती है और आने वाली पीढ़ियां भी नुकसान में रहती हैं। तो हम सभी लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें। जो फालतू फर्जी के जो इस तरह के वीडियो, जिस तरह की चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को ना डालें और अपने धर्म का पालन करें। धर्म का मतलब होता है जो आपका कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है, मैं शिक्षक हूँ तो मेरा कर्तव्य है शिक्षा देना, लोगों को पढ़ाना। मैं अगर अधिकारी हूँ तो मेरा कार्य है अपने ऑफिस के प्रशासनिक कार्यों को करना। मैं अगर किसान हूँ तो मेरा धर्म है मैं अपनी खेती बाड़ी के बारे में अच्छे से काम करूँ। विद्यार्थी हूँ तो मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा धर्म है पढ़ना, अध्ययन करना। मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ करके क्या कर रहा हूँ ये। और लोग बड़े खुश होते हैं, लोग खुश होते हैं कि देखिए हमको पॉपुलैरिटी मिल गई है, हमको सनसनी मिल रही है और इतने युवा जो है हमारी पोस्ट को डाल रहे हैं। आप ये देखिए कि कितने आप अपने एक पॉपुलैरिटी के लिए कितने लाखों युवाओं को आप मेंटली आप एक तरीके से डिसबैलेंस कर रहे हो। वो किसी काम के नहीं रहेंगे आगे चल करके। और मैं तो कहता हूँ कि लीडर वो नहीं होता, लीडर वो नहीं है जो चुनाव जीत करके विधायक सांसद बन जाता है। लीडर उसको बोलते हैं जो आगे बढ़ करके लीड करता है और पूरे सोसाइटी के जीवन स्तर को उन्नत करता है, वो नेता होता है। नेता का मतलब कभी ये नहीं है कि आप चुनाव जीत करके कोई विधायक सांसद बन गया और आपका पूरा का पूरा समाज अशिक्षित, अनपढ़ और अपराधी बन जाए, उसको लीडर नहीं बोलते। वो चुनाव जीतने वाला व्यक्ति हो सकता है, लेकिन आपके पीछे अगर हजारों लाखों लोग अगर अनपढ़, अशिक्षित रह जाते हैं, आपराधिक मानसिकता के हो जाते हैं या धर्मांध बन जाते हैं, तो आपकी लीडरशिप नहीं है। आपने बल्कि सोसाइटी के साथ घोर अन्याय किया है और उस समाज को नुकसान पहुंचाया है। और मैं हमेशा खास करके बुद्धिजीवी वर्ग से ये रिक्वेस्ट करता हूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए। आप एक बार आप अपने परिवार के बारे में सोचिए। कभी हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा उन्मादी बने? हम हमेशा अपने बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं, मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा, मेरा बच्चा ये बनेगा, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊँगा। तो जब हम अपने बच्चों के बारे में हमेशा अच्छी अवधारणा सोचते हैं, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि बाकी समाज के बच्चे ना पढ़ें, बाकी बच्चे करियर में ना आगे बढ़े?
बाकी लोग उन्मादी बने, कैसे सोच सकते हैं? और अगर बाकी लोग उन्मादी बनते हैं, बाकी लोग अगर नहीं पढ़ते लिखते हैं, तो क्या आपका बच्चा उनकी संगत में आके प्रभावित नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। एक गांव में अगर कोई भी आदमी ताश नहीं खेलता हो, 4 आदमी बाहर से आके ताश खेलना शुरू कर दें, आप 1 साल बाद जाके देखिएगा उस गांव में 50 लोग खेल रहे होंगे। कुसंगति बहुत बुरी तरीके से व्यक्ति को डिस्टर्ब करती है, प्रभावित करती है। जो कुसंगति है ये बहुत बुरी तरीके से व्यक्ति को प्रभावित करती है और उसकी जद में बहुत तेज़ी से लोग आते हैं। तो हम सब लोग इस बात का ध्यान रखें कि हम समाज को आगे बढ़ाने का, उसके जीवन स्तर को उन्नत करने का प्रयास करें। और ये जो इस तरह की चीज़ें डाली जाती हैं, उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा हम लोग भी विमर्श करें। मेरा ये कहना है, देखिए हमारा अपना एक दायरा है, हम हर बात नहीं कह सकते, हर बात कहने की हमको आज़ादी नहीं है, हमको सीमाओं में, प्रोटोकॉल में आबद्ध रहना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज में बुद्धिजीवी जो सीमाओं से बंधे हुए नहीं हैं। वो लोग जा करके ऐसे लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे बात करके उनको समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि बेटा तुम किसी नेता को खुश करने के लिए जो लिख रहे हो, उससे सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा होगा, उसके बाद तुम्हारे परिवार का होगा और उसके बाद तुम्हारे गाँव का, तुम्हारे समाज का होगा। या कोई भी व्यक्ति, नेता ही क्यों, कोई भी व्यक्ति जो उन्माद फैलाता है, जो लोगों के अंदर नेगेटिव मेंटलिटी क्रिएट करता है, उसके विचारों को नकारात्मक बनाता है, कोई भी व्यक्ति हो, हमारा दायित्व बनता है पढ़े लिखे होने के नाते, और ख़ास करके जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो फ्री हैं अपनी बात कहने के लिए। सरकारी जो कर्मचारी है उसके पास थोड़ी सीमाएं हैं कि वो नहीं बोल सकता हर बात, लेकिन जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, एडवोकेट हैं या जो लोग सेवानिवृत्त हैं, उनका दायित्व बनता है कि वो समझाएं, वो गाइड करें। अब हम जितना पढ़ाने का और जितना लोगों को समझाने का प्रयास करें कि भाई शिक्षित होइए, कैरियर बनाइए, रोजगार करिए, बिजनेस सेटअप करिए, आगे बढ़िए, और जितना हम इन विचारों का प्रसार करें और उसी के समानांतर दूसरे विचार लोगों को उन्मादी बनाएं, लोगों को शिक्षा से, रोजगार से वंचित करके केवल जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगवाने की ओर लेके जाए, क्या होगा सोसाइटी का, क्या होगा समाज का? निश्चित रूप से समाज की प्रोग्रेस रुकेगी। बार बार जिसको बोलते हैं ना, बैरियर्स आएंगे। जैसे एक बच्चा तैयारी कर रहा है IAS की, और उसको बार बार उसके गांव में बुला करके किसी फंक्शन में उसको बुलाया जाता है, हर महीने डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता? डाइवर्ट होगा वो। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए। और दिन भर हम लोग ये देखते हैं, मैं हैरान सिर्फ इसलिए होता हूँ कि ये हर एक हफ्ते में 10 दिन में ऐसा कुछ न कुछ होता रहता है। और टीवी न्यूज़ बहुत बड़ा मसाला दे देते हैं इस तरह की चीज़ों का। आपने कभी देखा है कि टीवी जो न्यूज़ चैनल्स इत्यादि हैं जिन पे आप कभी चर्चा करते देखते हैं कि IAS कैसे बने, आइए देखिए आज शाम को प्राइम टाइम में IAS कैसे बना जाए? कभी आपने देखा है प्राइम टाइम में कि आइए कैसे बनते हैं MBBS डॉक्टर और IIT? कभी आपने देखा है? नहीं देखा है। तो हम लोगों को वो चीज़ें अगर नहीं मिल रही हैं तो हमें खोजनी चाहिए। हम लोगों को ऐसी चीज़ें खोजनी चाहिए जो जहाँ से मिलें, कि जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए, सामाजिक स्तर को उन्नत करने के लिए कहाँ से ज्ञान मिलता है, कहाँ से चीज़ें मिलती हैं, उसका अनुपालन करें। और ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी है क्योंकि समाज के सामने बहुत बड़ी चिंता है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। अगर कोई पीढ़ी इन बातों को नहीं समझती है तो जनरेशन की जनरेशन जाती है उसमें पूरी की पूरी पीढ़ी जो है फंसती है उसके अंदर, और पूरी जो पीढ़ी को नुकसान होता है, पूरी की पूरी जनरेशन को नुकसान होता है। तो सोशल मीडिया आपके पास आया, सूचना का अधिकार आपके पास आया, उसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हम उसके दुरुपयोग को होने दें, उसके दुरुपयोग को इसी तरीके से चलने दें। समाज के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो आप सभी लोग इस पर विचार करते रहें और हमारा निरंतर प्रयास होना रहे। कल मैंने देखा, मतलब अक्सर जो है हर हफ्ते में ऐसा कुछ घटित हो ही जाता है, इतना बड़ा देश है, घटनाएं होंगी, लेकिन हमें उन घटनाओं के बारे में, जैसे मैंने कहा ना, हर किसी का काम है, जो काम पुलिस का है, जो काम प्रशासन का है, जो काम सरकार का है, वो उनको करने दिया जाए। जो काम न्यायपालिका का है वो उनको करने दिया जाए। जो हमारा काम है वो हम अपना काम करें, जो हमारा काम है हम वो अपना काम करें। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के ऊपर, और ये बात कहना इसलिए ज़रूरी था कि उम्मीद है लोग सोचेंगे आगे। और क्लियर? तो
आगे आज हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 280 में। कल हमने वित्त आयोग की चर्चा की थी, फाइनेंस कमीशन, और फाइनेंस कमीशन का जो काम है मुख्य रूप से वित्त आयोग का काम है राज्यों और केंद्र के बीच में जो राजस्व है उस राजस्व के बंटवारे के संबंध में सिफारिशें देना। ये संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार हमने कल चर्चा की थी वित्त आयोग के बारे में। और उसके बाद एक आर्टिकल 281 था जिसकी शायद हमने चर्चा की थी या शायद मुझे याद भी नहीं है। उसमें यह था कि वित्त आयोग की जो भी सिफारिशें होंगी उसको राष्ट्रपति को जाएंगी और राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पर रखवाएंगे। तो फाइनेंस कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन आती हैं, जो भी सिफारिशें आती हैं, वो सारी सिफारिशें कहाँ आएंगी? संसद के पटल पर आएंगे। क्लियर? तो ये हम लोगों ने कल आर्टिकल 281 तक कर लिए थे। आज हम 300 तक पहुंच जाएंगे लगभग, ऐसा मुझे विश्वास है। और फिर ज़्यादा आपके पास नहीं रहेगा, फिर संविधान बहुत तेज़ी से हम संविधान की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अगला जो हफ्ता आने वाला है, आज शुक्रवार है, तो नेक्स्ट फ्राइडे तक हमारा संविधान लगभग मुझे उम्मीद है ख़त्म हो जाएगा। और नेक्स्ट सैटरडे संडे 2 दिन के लिए हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे 1.5 घंटे का। तो उसमें आप सभी लोग अपनी तैयारी कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछते जाऊँगा, आप आंसर देते जाइएगा, और हम प्रश्न जो पूछेंगे वो IAS और PCS वाले ही सवाल पूछेंगे, ताकि आपका जो स्तर है वो उस लेवल का रह सके। आप भले ही गांव के किसान हैं या भले ही आप डॉक्टर का काम करते हैं या वकील का काम करते हैं आप, लेकिन आपसे जो मैं सवाल पूछूंगा वो IAS लेवल के हों। ऐसे में अगर आप IAS लेवल के सवालों को कर पाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका बौद्धिक स्तर कितना अच्छा हो गया है। और ये सब होंगे, ये सब स्तर आपका आता चला जाएगा। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा। और हम अगर निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो वो सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। सारी चीज़ों के साथ में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। तो कल हमने आर्टिकल 281 तक किया था, और 281 में यह था कि जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का जो वित्त आयोग है, उस वित्त आयोग की सिफारिशें राष्ट्रपति को भेजी जाती हैं और राष्ट्रपति इनको संसद के प्रत्येक सदन के सम्मुख रखवाते हैं। क्लियर? राष्ट्रपति इन सिफारिशों को संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर इनको रखवाते हैं। स्पष्ट? अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे है मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजन। मिसलेनियस का मतलब विविध, कि ये तो हमने सारे कर लिए थे वित्त आयोग से पहले। अब आगे आप चर्चा करेंगे कि फाइनेंस के बारे में जो दूसरे मिसलेनियस जो प्रोविजंस हैं, विविध जो प्रावधान है, वो क्या है। दरअसल अब जो हम आर्टिकल की चर्चा करने वाले हैं उसमें से केवल 1 या 2 ही आर्टिकल आपके काम का है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस वो प्रोविजन है संविधान में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यवस्थाओं को चलाने के लिए स्पष्ट प्रावधान का होना आवश्यक है। तो वो स्पष्ट प्रावधान आपके संविधान में लिख दिए गए हैं। आपको उसके बारे में बेसिक जानकारी अगर हो जाए तो ठीक है, अगर ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आर्टिकल की हम चर्चा करने वाले उसमें से इक्का दुक्का आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बाकी आर्टिकल सामान्य है। आपको अगर याद नहीं भी रहते तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। केवल क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं तो ऐसे में वो सारे आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए कि भाई ये सारी चीज़ें भी हैं, भले ही आपको याद रहें या ना रहें। और इन सारे एरिया से क्वेश्चन भी बहुत नहीं आते हैं, मतलब कभी भी मैंने देखा है कि सवाल इसके बारे में नहीं आते हैं। क्लियर? सो अब आर्टिकल आते हैं 282, संविधान का अनुच्छेद 282, जो मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजन के बारे में है कि संविधान में और विविध जो है प्रावधान वित्त के मामले में क्या है। तो आर्टिकल 282, आर्टिकल 282 ये कहता है, संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले तथ्य। तो इसमें यह है, संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए किए जाने वाले तथ्य, एक्सपेंडिचर डिफरेबल बाय द यूनियन फॉर स्टेट ऑफ इट्स रेवेन्यू। कौन कौन से खर्चे हैं जो संघ और राज्य कर सकते हैं, उसकी क्या विधि है। संघ या राज्य किसी लोक प्रयोजन के लिए, लोक प्रयोजन का मतलब होता है पब्लिक वेलफेयर। लोक प्रयोजन मतलब कोई पब्लिक वेलफेयर के पर्पज से कोई काम की जाए तो संघ या राज्य, यानी संघ का मतलब भारत सरकार और राज्य का मतलब कोई भी राज्य सरकार, किसी लोक प्रयोजन के लिए कोई अनुदान इस बात के होते हुए भी दे सकेगा कि वह प्रयोजन ऐसा नहीं है जिसके संबंध में यथास्थित संसद या उस राज्य का विधानमंडल विधि बना सकता है। 282 ये कहता है कि आमतौर पर अगर कोई लोक प्रयोजन के लिए खर्चा करना है या कोई पैसा देना है, संसद को देना है या राज्य को देना है, तो उसके संबंध में विधि बनाने के बाद ही पैसा दिया जाता है। उसके लिए विधि बनाने की शक्ति उनके पास होती है। किसके पास? संसद के पास और राज्य विधानमंडल के पास। लेकिन कुछ अगर ऐसे खर्चे हैं जहाँ पर संसद को विधि बनाने की और राज्यों को विधि बनाने की शक्ति नहीं है,
और ऐसे मामलों में भी अगर खर्च करना पड़ जाए तो संघ और राज्य ऐसे खर्चे कर सकते हैं। ये दे रखा है संविधान के आर्टिकल 282 में उनके लिए प्रावधान। क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 283 आर्टिकल 283 वो ये कहता है कि संचित निधियों, आकस्मिक निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा। इंग्लिश पढ़ता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा कठिन भाषा है। कस्टडी एक्सेट्रा ऑफ कंसोलिडेटेड फंड्स, कंटिजेंसी फंड एंड मनीज क्रेडिट टू द पब्लिक अकाउंट्स। देखिए, मैंने कल जैसे आपसे चर्चा की कि भारत में 3 निधियाँ होती हैं जिसमें पैसा जाता है। कौन कौन सी 3 निधियाँ होती हैं? पहली निधि होती है संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कर इत्यादि का पैसा उसमें जमा होता है। एक होती है लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट, जिसमें बाकी जो तरीके से पैसा आता है सरकार के पास वो जमा होता है। एक सरकार 500 करोड़ रुपए का अलग से फंड निकाल के रखती है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिजेंसी या आकस्मिक निधि। तो संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि, इनमें जो पैसा आता है उस पैसे की अभिरक्षा यानी कस्टडी जो होती है वो संसद के पास होती है। अर्थात इनमें से अगर कोई भी खर्चा करना है या कुछ भी करना है तो संसद को अधिकार है। और जिस प्रकार से संसद के पास होती है तीनों निधियां, उसी प्रकार से ये जो तीनों निधियां हैं वो राज्यों के पास भी होती हैं। राज्य सरकारें और संघ की सरकारें, यानी जो राज्य सरकारें और संघ की सरकारें अपने संसद के माध्यम से या विधानमंडल के माध्यम से ही उनको खर्च कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर के आपने देखा होगा कि जो आकस्मिक निधि, संचित निधि और लोक लेखा निधि में जो पैसा है उसकी कस्टोडियन मतलब उसकी अभिरक्षा करना संसद की शक्ति के पास शक्ति है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। आर्टिकल 284 संविधान का अनुच्छेद 284। संविधान की भाषा बहुत टफ है, तो मैं सिर्फ यह प्रयास कर रहा हूँ कि जो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएं, जो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए और जो आप जिनका भविष्य में आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए, लोग ये मत सोचिएगा कि आपको संविधान का एक एक आर्टिकल याद रहेगा। हम लोग जब IAS की तैयारी कर रहे थे तो हमें संविधान पूरा याद नहीं होता था। हम लोग भी बहुत मुश्किल से 70% 60% ही संविधान को जानते थे और जितने सवाल आते थे हम उतने कर लेते थे। तो थे कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम करें ताकि हमारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग दे पाएँ। मैंने आपसे कहा था कि IAS प्री पास करने के लिए 55% नंबर लाने होते हैं और IAS बनने के लिए भी 50-55% ही नंबर लाने होते हैं। तो कभी भी 100% हमको ना तो नंबर लाने होते और ना 100% नंबर कोई लेके आ सकता। तो 100% के लिए फोकस नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी होती है। जैसा मैंने कहा कि हम लोग मैं आर्ट का स्टूडेंट था, MA इकोनॉमिक्स, MA हिस्ट्री, B.Ed करके मैं गया था। तो मुझे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस टेक नहीं आती थी, तो मैं उसमें कमज़ोर था। तो मैं साइंस टेक के ज़्यादा क्वेश्चंस करता नहीं था और उनको पढ़ता भी कम था। लेकिन उसके बजाय मैं अपना इकोनॉमिक्स, अपनी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वो सब्जेक्ट खूब पढ़ता था ताकि अगर वहाँ से सवाल आएँ तो मैं बहुत आसानी से कर सकूँ। उसी तरीके से हर सब्जेक्ट के बारे में भी ऐसा होता है कि आप हर सब्जेक्ट पूरा नहीं कर सकते। और IAS जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी में रणनीति ये होती है कि सेलेक्टिव स्टडी हमको करनी चाहिए। मतलब हम सारा नहीं पढ़ सकते, हमको सेलेक्टिव पढ़ना चाहिए कि कौन सी काम की और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो काम की और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम पढ़ें ताकि परीक्षा में हम लोग आसानी से जवाब दे पाए। क्लियर, स्पष्ट। संविधान का अनुच्छेद 284 ये कहता है कि लोक सेवकों और न्यायालय द्वारा प्राप्त आबादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। तो जैसे आपने देखा होगा कि कोर्ट में केस चलते रहते हैं और जो सिविल सेवक हैं वो भी, सिविल सेवक भी क्या करते हैं, पेनल्टी लगाते रहते हैं, किसी व्यक्ति पर दंड लगाते रहते हैं। तो न्यायालय ने जुर्माना लगा दिया, सिविल सेवकों ने जुर्माना लगा दिया लोगों से, तो जो पेनल्टी के रूप में जो पैसा आता है वो पैसा भी इसकी अभिरक्षा करने की शक्ति किसके पास है, वही भारत की लोक लेखा निधि में जाएगा और संसद इसकी। तो इस तरह का जो पैसा आता है वो लोक लेखा है और पब्लिक अकाउंट में जाएगा। अगर भारत सरकार की तरफ से आया है तो वहां जाएगा और राज्य है तो राज्य की तरफ से वहां जाएगा। क्लियर। उसके बाद है आर्टिकल 285, आर्टिकल 285।
भाई कुछ इसमें कोई वेद प्रकाश जी और कुछ लोगों के बीच में डिस्कशन चल रहा है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये अननेसेसरी डिस्कशन यहाँ पे ना करें। हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान में बात करते हुए हम संविधान के विषयों पर, उसके उपबंधों पर चर्चा करें, क्योंकि इसमें कई सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। समाज के विद्यार्थियों का अहित ना करें प्लीज़। आप लोगों को अगर अपनी कोई चर्चा करनी हो पॉलिटिकल तो कहीं और कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं और आपका ये जो लाइव सेशन संविधान का है इसको हज़ारों बच्चे देखते हैं। आगे चल करके ये हज़ारों बच्चों के पास पहुंचता है। तो हम लोग हमेशा ध्यान रखें कि जिन विषयों पे हम चर्चा कर रहे हैं वो समाज के या जो भी विद्यार्थी हैं उनके हित में है। तो कहीं वो विद्यार्थी इन सब डिबेट को, इन सब को देख करके ये ना सोचें कि ये लोग किस तरह की बातें करते हैं कमेंट में। हमेशा ध्यान रखिए, हमारा व्यापक उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए और उसमें सब मानव शामिल हैं, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के, कहीं के भी। जन कल्याण, मानव कल्याण होना चाहिए। तो हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि हम इस तरह के मूल विषयों से ना हटें। संविधान की चर्चा हो रही है, संविधान के सवाल करें, संविधान के बारे में जानें, क्योंकि जो विद्यार्थी है, जो पढ़ने वाले लोग हैं, हमें उनका जीवन श्रेष्ठ करना है, उनका जीवन बेहतर करना है। और आप में से अगर कुछ लोगों ने अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली है तो आपको फिर उसकी हो सकता है आवश्यकता ना पड़े, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं उनको आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो बच्चे हैं इनमें से कई बच्चे आने वाली पीढ़ियों के भी होंगे, क्योंकि एक बार सोशल प्लेटफॉर्म पे आने के बाद ये वीडियो 10 साल 20 साल आगे चलता ही रहेगा। तो हम लोग हमेशा रचनात्मक तरीके से सोचा करें और व्यापक मानव हित के लिए बात करें, पढ़ाई लिखाई की बात करें। मैं कहता हूँ ना, कई बार लोगों को संभवतः ये भ्रम हो जाता है कि हम ज्ञानवान हैं, हम शिक्षित हैं। आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, शिक्षित होना बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। पढ़ा लिखा होने का मतलब मैं ये किताब पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, लेकिन शिक्षित होने के लिए बहुत अधिक विवेक की आवश्यकता होती है। क्या मेरा विवेक सही और गलत का निर्णय कर पाता है, तब मैं शिक्षित हूँ। तो शिक्षित होने के लिए आपका जो स्तर है, आपको अपना स्तर बहुत ऊपर लेके आना पड़ता है। तो हम सब लोग इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखें। और मैंने कहा ना कि अगर एक भी बच्चा समाज में, अगर कोई बच्चा BA कर रहा है या BSc कर रहा है और उसने हमारी इस चर्चा को देखने के बाद किसी व्यक्ति के अनावश्यक कमेंट पढ़ लिए, तो वो खुद कह लेगा कि ये पढ़ा लिखा खुद नहीं है जो कमेंट कर रहा है। तो हम लोगों को अपनी छवि कभी ऐसी नहीं बनानी चाहिए कि एक 18 साल का, 17 साल का विद्यार्थी हमारे कमेंट को देख के कहे, अरे यार ये क्या पढ़े लिखे लोग हैं, इनको तो पता ही नहीं है संविधान पर चर्चा चल रही है और ये कहाँ की बात कर रहे हैं। तो आप अपने जो प्रतिष्ठा है, अपनी इमेज को लेकर सतर्क रहें। हम कभी भी इस तरह के कमेंट, इस तरह की प्रतिक्रिया ना करें कि हमारे बारे में एक छोटा सा बच्चा राय बना ले कि कहने के लिए पढ़ा लिखा है, लेकिन इनको ये सेंस नहीं है कि क्या कमेंट करते हैं, क्या लिखते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपकी प्रतिष्ठा उसी दिन समाप्त और धूमिल हो जाती है। हम लोगों के अंदर धैर्य होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए और व्यापक मानव कल्याण होना चाहिए। हम कोई भी कार्य करें, उन कार्यों से मानवता का व्यापक हित होना चाहिए। पढ़ने वाले विद्यार्थी, इस चर्चा में मैंने देखा है 7th 8th 10th में बच्चे जो पढ़ते हैं वो इस डिबेट को, इस लाइव सेशन को सुनते हैं और वो अपने माता पिता के साथ सुनते हैं। और ऐसा नहीं है कि बच्चों को पढ़ना नहीं आता है, वो कमेंट भी पढ़ते हैं, वो हर चीज़ पढ़ते हैं। हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि हम वो जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन बच्चों का भविष्य बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा उसमें क्या पॉजिटिव योगदान हो सकता है, क्या सकारात्मक योगदान हो सकता है, वो हम करें। ऐसा ना हो कि एक 15 साल का बच्चा हमारे बौद्धिकता पर सवाल खड़े कर दे और आप भले ही अपने प्रशंसा के लिए आत्मश्लाघा का शिकार हो सकते हैं कि मैंने देखो इतना बढ़िया कमेंट कर दिया, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर 15 साल के बच्चे में आपके प्रति ये धारणा बन गई कि पढ़ा लिखा कैसा पढ़ा लिखा है, तो उसी दिन आप ख़त्म हो जाते हैं। तो हम लोग हमेशा सावधान रहें इन चीज़ों को लेकर के और अपनी प्रतिष्ठा का हमेशा ख्याल रखें। हमारा ज्ञान, हमारी शिक्षा का व्यापक हित में प्रयोग हो, ये हम लोग हमेशा ध्यान रखें। इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़े लिखने के अलावा आपको गंभीर होना बहुत आवश्यक है। यू मस्ट बी केयरफुल। आपकी बातों को हज़ारों लोग अगर फॉलो करते हैं, हज़ारों लोग अगर सुनते हैं, तो यू मस्ट बी केयरफुल। आपको ध्यान रखना होता है कि आप समाज के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। ज्ञान की बातें, शिक्षा की बातें करना इतना आसान काम नहीं है और इसमें जो लोग निस्वार्थ हैं सिर्फ वही कर सकते हैं, वही लोग कर सकते हैं, वही लोग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई किसी को फीस नहीं दे रहा है। सब लोग अपना समय निकाल के अपना समय का दान दे रहे हैं। जो बच्चे इस चर्चा में बैठे हुए हैं और जो बाद में इसको देखेंगे, आप समझिएगा कि वो अपना टाइम निकाल करके इसमें देंगे। उनके पेरेंट्स, उसके माता पिता देख रहे हैं उसको,
वो अपना समय दे रहे हैं। तो हम लोगों के लिए दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है? समय। हम लोगों को सभी के समय का सम्मान करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के समय का सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक दूसरे का भी सम्मान करेंगे, और तभी हम कुछ दे पाएंगे, तभी हम एक दूसरे से कुछ ग्रहण कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू। चलिए आगे हम आते हैं आर्टिकल 284 पे। आपने कुछ पूछा था। आर्टिकल 284 ये कहता है कि जैसे लोक सेवक हैं, ब्यूरोक्रेट्स, वो किसी केस में किसी व्यक्ति पर दंड लगा देते हैं, या जो न्यायालय है, न्यायालय किसी मामले में दंड लगा देते हैं, तो ऐसे जो दंड से जो राशि आती है वो भारत की या राज्य में लगी है तो राज्य की लोक लेखा निधि में चली जाती है। और लोक लेखा निधि का और कस्टोडियन कौन है? भारत में संसद है और राज्य में राज्य का विधानमंडल है। ये आर्टिकल 284 है। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 285, संविधान का अनुच्छेद 285। आर्टिकल 285 कहता है कि संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। संघ की संपत्ति का मतलब होता है भारत सरकार की संपत्ति। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भारत सरकार की संपत्तियां हैं, भारत सरकार के ऑफिस हैं, भारत सरकार के ऑफिस हैं, बहुत सारे भारत सरकार की संपत्तियां हैं, तो उन संपत्तियों पर राज्य कर नहीं लगाएगा। उस पर क्या करेगा? जैसे राज्य सरकार कर लगाती है ना, वैसे में राज्य सरकार उन संपत्तियों पर, जो भारत सरकार की संपत्तियां किसी राज्य में है, उस पर राज्य सरकार कर नहीं लगाएगी, उससे छूट मिलती है। ये आर्टिकल 285 में है। स्पष्ट, केवल प्रावधान है, बहुत अंदर की व्याख्या नहीं है उसमें। उसके बाद आता है आर्टिकल 286, संविधान का अनुच्छेद 286 ये कहता है कि माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन। माल, जैसे आपने देखा होगा सर्विसेज एंड गुड्स, तो जैसे कोई माल, एक जैसे प्याज मान लीजिए, प्याज एक गुड्स है, तो प्याज महाराष्ट्र से यूपी आती है, या यूपी का गेहूं मान लीजिए चला जाता है तमिलनाडु या कहीं और, तो ये जो माल आता जाता है इस पर भी कर लगता है। तो इसके बारे में क्या है? इसके बारे में एक प्रावधान है आर्टिकल 286 में। क्या प्रावधान है? राज्य की कोई विधि माल या सेवाओं का या दोनों प्रदाय का, जहाँ से ऐसा प्रदाय हो, राज्य के बाहर या भारत राज्य क्षेत्र में माल या सेवाओं दोनों के आयात अथवा माल के सेवाओं या दोनों के बाहर निर्यात के दौरान होता है, वहाँ कोई कर अधिरोपित नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये है कि इन गुड्स की चीज़ें आराम से चलती रहें। ये जैसे मान लीजिए एक ट्रक भर के प्याज अगर आपका महाराष्ट्र से आ रहा है, तो प्याज पर टैक्स नहीं लगेगा, केवल जो ट्रक पास होगा उसकी चुंगी ले लेगी सरकार, लेकिन वो प्याज पर टैक्स नहीं लगाएगी। तो एक तरीके से संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि जरूरी जो गुड्स है, जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी आम तौर पे लोगों तक पहुंचती रहे। ये प्रावधान है। इसकी व्याख्या में बहुत कुछ हम अंदर नहीं जाएंगे, केवल इसमें प्रोविजन है। उसके बाद संविधान का अगला अनुच्छेद आता है आर्टिकल 287। वो ये कहता है विद्युत करों पर छूट। तो मान लीजिए किसी राज्य में भारत सरकार के ऑफिसेस हैं, मान लीजिए, तो इस तरह के जो ऑफिस हैं उसमें राज्य सरकार कुछ मामलों में करों से छूट दे सकती है संविधान के अनुच्छेद 287 के अनुसार। ये बहुत ऐसे प्रोविजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आप इनको सुन लीजिए, और इनमें से अक्सर सवाल यहाँ से नहीं आते हैं। मतलब मेरा अपना जितना एक्सपीरियंस है IAS और PCS का, इस एरिया से बहुत कम, कभी इक्का दुक्का ही क्वेश्चंस आते हैं, बाकी ज़्यादा यहाँ से सवाल नहीं आते। ये प्रावधान केवल इसलिए रखे गए हैं ताकि वो व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। जैसे मान लीजिए भारत सरकार का कोई रेल निर्माण का कारखाना है किसी राज्य में, मान लीजिए रेल कोच फैक्ट्री है रायबरेली यूपी में, तो वहाँ पर अगर कोई काम हो रहा है विद्युत वगैरह का, तो उसमें राज्य सरकार उसको छूट दे सकती है। क्लियर? उसके बाद इसी तरीके से 288 है जल विद्युत के संबंध में छूट। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, जल या विद्युत, हाइड्रो और इलेक्ट्रिक के संबंध में छूट है, वो आर्टिकल 288 में राज्य के द्वारा दी जा सकती है। उसके बाद आगे है आर्टिकल 289। वो यह कहता है कि राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। तो हमने पहले ये देखा था एक आर्टिकल शायद 286 में, 285 में के करों से छूट मिलती है। मान लीजिए भारत सरकार की संपत्ति किसी राज्य में है, तो उसमें भारत सरकार की संपत्ति के लिए राज्य के करों से छूट है। उसी तरीके से आर्टिकल 289 ये कहता है कि अगर राज्य की संपत्ति है तो उसकी राज्य की संपत्ति को संघ के कराधान से छूट मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार की कोई ज़मीन है, कोई प्रॉपर्टी है, और उस पर भारत सरकार कर लगाती है, तो आर्टिकल 289 में ये प्रावधान किया गया है कि कुछ मामलों में ऐसी संपत्तियों पर भारत सरकार कर नहीं लगाएगी, यानी जो सेंट्रल के जो टैक्सेस हैं उससे छूट मिलेगी। क्लियर? तो दोनों तरीके से है,
जहाँ 285 में था कि राज्य कर नहीं लगाएंगे, वहाँ 289 में है कि संघ उस पर कर नहीं लगाएगा। क्लियर। आगे हम आते हैं संविधान का अनुच्छेद 290 आर्टिकल 290। और जिन लोगों को हिंदी में थोड़ा दिक्कत हुई हो, मैं एक बार रिवाइज कर दूं इंग्लिश में भी। हमने शुरुआत की थी आर्टिकल 281 से। तो 281 में था रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट को दी जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको लोकसभा और राज्यसभा जो 2 हाउसेस हैं उनके सामने रखवाते हैं। दैट वाज द आर्टिकल 281। उसके बाद था आर्टिकल 282, वो था एक्सपेंडिचर डिफरेबल बाय द यूनियन और स्टेट आउट ऑफ इट्स रेवेन्यूज, जिसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर। कि अगर कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर करने हैं जो संसद या विधानमंडल विधि बना करके कंट्रोल नहीं करता है, ऐसे एक्सपेंडिचर पर भी, उसके अलावा भी अगर एक्सपेंडिचर है तो वो कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल था आर्टिकल 283, वो था कस्टडी एटसेट्रा ऑफ कंसोलिडेटेड फंड्स, कंटिजेंसी फंड्स एंड द मनी क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट्स। तो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड्स और पब्लिक अकाउंट्स में जो भी मनी जाती है उसकी कस्टडी इंडिया का पार्लियामेंट करता है और राज्यों में विधानमंडल। क्लियर। दैट नेक्स्ट आर्टिकल वाज 284 आर्टिकल, दैट वाज कस्टडी ऑफ सूट्स, डिपॉजिट्स एंड अदर मनी रिसीव्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट्स एंड द कोर्ट्स। तो पब्लिक सर्वेंट मतलब ब्यूरोक्रेट्स, IAS इत्यादि जो लोगों के कोर्ट्स में जो आता है, या फिर जो जुडिशरी होती है उसके जो जजेस के पास जो मिलता है, जब वो कोई मुकदमा चलाते हैं उस पर पेनल्टी के बदले में जो राशि मिलती है वो राशि सारी पब्लिक अकाउंट्स में जाती है। उसके बाद हमने आर्टिकल 285 डिस्कस किया था, और दैट वाज एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन, कि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको टैक्स नहीं करेगी। क्लियर। नेक्स्ट वाज रेस्ट्रिक्शन एज टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन द सेल्स और परचेज ऑफ द गुड्स, कि गुड्स और कहीं परचेज और सेल की जाती हैं तो उस पर ड्यूरिंग द स्टेट उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट था आर्टिकल 287। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं, उनके लिए आर्टिकल 287 वाज एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कुछ मामलों में इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्सेस नहीं होंगे, खास करके सेंटर की अगर कोई प्रॉपर्टी स्टेट में है उस पर। नेक्स्ट वाज एक्सटेंशन एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन बाय स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सर्टेन केसेस। तो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के टैक्सेशन कुछ केसेस में नहीं होंगे। दैट वाज आर्टिकल 288। नेक्स्ट आर्टिकल वाज 289 एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ स्टेट फ्रॉम यूनियन टैक्सेशन। तो जैसे मैंने कहा कि अगर किसी स्टेट की प्रॉपर्टी है तो उसको भारत सरकार भी टैक्स नहीं करेगी। दैट इज आर्टिकल 289। नेक्स्ट आर्टिकल वाज एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस। इसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे आर्टिकल 289। तो कुछ व्यय और पेंशनों के संबंध में समायोजन, एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस क्या है इसके बारे में। जहां इस संविधान के उपबंधों के अधीन किसी न्यायालय या आयोग के व्यय अथवा किसी व्यक्ति को या उनके संबंध में जिसने इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत में क्राउन के अधीन या ऐसे प्रारंभ के पश्चात संघ के या किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा की है, संदेह पेंशन भारत की संचित निधि या किसी राज्य की संचित निधि पर भारित है, वहाँ यदि भारत की संचित निधि पर भारत की दशा में वह न्यायालय या आयोग किसी राज्य की पृथक आवश्यकताओं में से किसी की पूर्ति करता है या उस व्यक्ति ने किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में पूर्णतः भुगता सेवा की है। तो ये एक प्रावधान ये है कि कुछ व्यय या पेंशन ऐसे हैं जो भारत में जब क्राउन था, अंग्रेजों की जो गवर्नमेंट थी उस समय चले आ रहे थे, तो उसके बारे में उनके लिए कुछ प्रोविजन है कि किस तरीके से उनका भुगतान किया जाएगा, पेमेंट्स कैसे होगा। बहुत डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है आर्टिकल 290A, संविधान का अनुच्छेद 290 का, वो ये है उसमें स्पेशल प्रोविजन है। आर्टिकल 290A में एक स्पेशल प्रोविजन है। स्पेशल प्रोविजन क्या है आप उसको सुन लीजिए कि प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर, इसका इंग्लिश है एनुअल पेमेंट टू सर्टेन देवस्वम फंड्स, यानी उसका नाम है देवस्वम फंड। कुछ ऐसे फंड हैं जो देव स्थान मतलब जहाँ भगवान के मंदिर इत्यादि की पूजा के लिए कुछ फंड रखे गए हैं। ये आर्टिकल 290A में है। ये स्पेशल प्रोविजन है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष 46
13,50,000 रुपये, यानी 46.5 लाख रुपए की राशि केरल राज्य की संचित निधि पर भारित की जाएगी। यानी केरल की जो सरकार है उसके पास जो संचित निधि है उससे दी जाएगी। किसके लिए? तिरुवनंतपुरम में एक वो है तिरुवांकुर देवाश्रम निधि, इसका नाम है तिरुवांकुर देवाश्रम निधि को दी जाएगी। और प्रत्येक वर्ष 13,50,000 रुपये की जो राशि है वो तमिलनाडु की राज्य की संचित निधि से दी जाएगी तिरुवांकुर कोचीन हिंदू मंदिरों और पवित्र स्थानों के संरक्षण के लिए। इसका नाम है देवाश्रम निधि। तो वैसे आप जान लीजिए, ये जो प्रोविजन मुझे भी स्पेशल लगा, आर्टिकल 290 ए कहता है कि केरल की संचित निधि से और तमिलनाडु की संचित निधि से कुछ धनराशि वहाँ पर कुछ धर्म स्थान है उनके लिए दी जाएगी प्रतिवर्ष। पहले वाले में 46,50,000 का प्रावधान है, दूसरे वाले में 13,50,000 का प्रावधान है। ये क्यों किया गया है, कैसे किया गया, इसको मैं सर्च करूंगा, मुझे अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये शायद संविधान ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है 1956 में। तो इसकी बैकग्राउंड में चेक करूंगा कि ये प्रोविजन क्यों किया गया था, इसके पीछे आधार क्या था। क्लियर? तो ये आर्टिकल था 290 ए, और केवल यही एक आर्टिकल आपको पूरे संविधान में मिलेगा जो कुछ विशेष धर्म स्थानों के लिए पैसे को भारत के 2 राज्यों तमिलनाडु और केरला की संचित निधि पर भारित बताता है। इसका है, और उसके बाद है आर्टिकल 291 291 आर्टिकल को हटा दिया गया है। और क्या था 291 आर्टिकल? आपको पता होगा कि पहले भारत में राजा महाराजा हुआ करते थे। भारत में राजा महाराजा थे बहुत सारे। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय करीब 563 रियासतें थीं, और 63 रियासतें थीं, उन 563 रियासतों में से सभी ने सरेंडर कर दिया था भारत के राज्य में शामिल होने के लिए। केवल 3 रियासतों ने दिक्कत की थी, उसकी भी हम कभी चर्चा करेंगे। एक तो जम्मू कश्मीर रियासत थी, वहाँ पर दिक्कत करी थी उन्होंने। एक जूनागढ़ की रियासत थी गुजरात में, उन्होंने दिक्कत की थी। और एक हैदराबाद की रियासत थी, इन्होंने दिक्कत की थी। केवल ये 3 राज्य ऐसी रियासत सरकारें थी राजाओं की या नवाबों की जो भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे, जिन्होंने समस्या खड़ी की थी। बाकी लगभग जिनको भारत में रहना था भारत में चली गई थी, और जो पाकिस्तानी ये क्षेत्र में थी वो पाकिस्तानी क्षेत्र में चली गई थी। लेकिन इन लोगों को जब इन्होंने अपने राज्य का विलय भारत संघ में कर दिया, भारत गणराज्य में, तो इनको कुछ सुविधाएं दी गई। कि आपको इतनी पेंशन और इतना आपको आर्थिक सहयोग लगातार सरकार की तरफ से मिलता रहेगा। उसके लिए शब्द था प्रिवी पर्स, उसके लिए वर्ड यूज होता है प्रिवी पर्स। जो पुराने लोग होंगे इस समय, जो इस सेशन में 60, 65, 70 साल के, उन्हें मालूम होगा प्रिवी पर्स क्या हुए थे। तो प्रिवी पर्स एक तरीके से राजाओं को, जिन राजाओं ने अपनी रियासतों का विलय भारत संघ में किया था, उन राजाओं को प्रिवी पर्स दिए जाते थे, कुछ आर्थिक और विशेषाधिकार वाली सेवाएं। तो आपको पता होगा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी बहुत साहसी और मतलब निर्णय लेने वाली महिला थी। मतलब आज चाहे आप कुछ भी कहें, भारत में उतना बड़ा डिसीजन मेकर आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो इंदिरा गांधी के पास क्षमता थी। तो क्योंकि भारत का जो संविधान था वो लोकतंत्र पर आधारित था, डेमोक्रेसी पे, और लोकतंत्र ये कहता है कि सभी लोग बराबर होने चाहिए। तो जो प्रिवी पर्स था, वो प्रिवी पर्स एक तरीके से क्या था कि एक प्रिविलेज, एक विशेषाधिकार था उन राजाओं के लिए जिन्होंने अपनी रियासतों का भारत संघ में विलय किया था। और ये 1950 के बाद लगातार चलता आ रहा था। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, और उस समय उन्होंने उड़ा दिया, इसको प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया। उसको लेकर काफ़ी जो है हंगामा भी हुआ था देश में। राजाओं का जो संघ थे उन्होंने हंगामा किया, काफ़ी चीज़ें हुई, लेकिन उन्होंने 1971 में उसको उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। तो 46वां संविधान संशोधन था, 26वां संविधान संशोधन के माध्यम से प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया। तो एक तरीके से जो विशेषाधिकार थे राजाओं के लिए वो उन्होंने समाप्त कर दिए, और सबको उनकी प्रॉपर्टी सब जो कुछ भी ले ला करके सबको बराबरी पर ला दिया। हालांकि उनके पास अपनी जो व्यक्तिगत प्रॉपर्टियां हैं वो हैं, लेकिन संवैधानिक जो चीज़ें थी वो उन्होंने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी थी, और प्रिवी पर्स को ख़त्म कर दिया था। तो ये आर्टिकल 291 अब संविधान में है नहीं, एक्चुअली अब ये ख़त्म हो गया, लेकिन पहले ये यही था। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब आगे आएंगे कि भारत सरकार द्वारा जो उधार लिया जाता है उसके बारे में क्या प्रोविजन है संविधान के। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है कि देखिए सरकार के पास जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है?
भारत सरकार के पास जो पैसा आता है या किसी भी सरकार के पास, तो सबसे पहला जो स्रोत होता है आपके कर, जो आप टैक्स लेते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो आपका रेवेन्यू होता है एक। उसके अलावा सरकार क्या है, जब उस पैसे से काम नहीं हो पाता तो ऋण लेती है, बोरोइंग करती है, और ये बोरोइंग दोनों तरफ से होता है, भारत के अंदर से भी और भारत के बाहर से भी। भारत में अंदर कहाँ से ऋण लिया जाता है सरकार के द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और बाहर से कहाँ से लेंगे? बाहर से आप किसी देश से ले सकते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इनसे भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इससे आप कर्जा ले सकते हैं। तो भारत के संविधान में ऋण लेने के संबंध में, बोरोइंग के संबंध में क्या प्रोविजन है, ये दिया गया है आर्टिकल 292 में, संविधान के अनुच्छेद 292 में। और क्या प्रावधान है? संविधान का अनुच्छेद 292 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, जो भारत की संघ की कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति का मतलब हमेशा समझना राष्ट्रपति और उसके अधिकारी, कार्यपालिका शक्ति का मतलब होता है राष्ट्रपति और उसके अधिकारी। तो भारत की संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर, जो भारत में संचित निधि है उसकी गारंटी पर, ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें संसद समय समय पर विधि द्वारा नियत करे उधार लेने तक, और ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए प्रत्याभूति देने तक है। तो भारत की जो संसद है, जो अपनी सीमाओं के बारे में जहाँ तक वो विधि बनाने की पावर रखती है, ऐसे में संघ की कार्यपालिका शक्ति को उधार लेने का अधिकार है, लेकिन किसकी गारंटी पे? कि हमारी संचित निधि में इतना पैसा है, इससे हम वापस कर देंगे आपको। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आर्टिकल आता है 293। तो संविधान का 293 जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 293, वो कहता है बोरोइंग बाय स्टेट्स। तो 292 कहता है बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, के भारत सरकार कैसे उधार लेती है 292 में, और 293 में स्टेट गवर्नमेंट। सेम प्रोविजन है। जहाँ तक राज्य की विधानमंडल का विधि के माध्यम से जो अपना क्षेत्र का विस्तार कर सकती है, उस सारे एरिया से उधार लेने की शक्ति राज्य की कार्यपालिका को है। और राज्य की कार्यपालिका मतलब राज्यपाल और उसके अधिकारी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 294, आर्टिकल 294। इसमें प्रोविजन है प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन एंड सूट्स। तो इसकी हिंदी में आपको बता दूं, जैसे कोई संपत्ति है उसके बारे में क्या प्रावधान होंगे। उसके बाद संविदाएं, कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं सरकारों के बीच में, प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं या गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अधिकार, राइट्स क्या होते हैं किसी प्रॉपर्टी इत्यादि पे लेकर के। दायित्व, तो आपकी लाइबिलिटी क्या है। उसके अलावा कोई अगर विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है या सूट्स हो जाते हैं, तो उसके बारे में क्या क्या प्रावधान है। केवल आप सुन लीजिए, बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल आपको थोड़ा थोड़ा उसको टच कर दे रहा हूं, तो आपको ये आइडिया रहे कि भाई ये भी संविधान में प्रोविजन थे। क्लियर। तो सबसे पहला है आर्टिकल 294। वो कहता है कुछ दिशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। सक्सेशन टू प्रॉपर्टी, असेट्स, राइट्स, लायबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन इन सर्टेन केसेस। तो आपको पता होगा कि भारत जब आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद होने से, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, शायद आपको फैक्ट नहीं पता होगा, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। क्लियर। और 15 अगस्त से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक भारत पूरी तरीके से आज़ाद नहीं था। भारत की जो सरकार थी उसको कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। क्या बोलते हैं उसको? डोमिनियन स्टेटस। यानी भारत अपने संविधान से उस समय लागू नहीं था। और भारत का जो राष्ट्र प्रमुख था उस समय तक भी भारत का राष्ट्र प्रमुख, भारत का राष्ट्रपति नहीं था। भारत का राष्ट्रपति पहली बार 26 जनवरी 1950 में आया, हेड ऑफ द स्टेट। तो 15 अगस्त से लेकर के और 1950 26 जनवरी तक भारत का स्टेटस डोमिनियन स्टेटस था, जिसमें भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन भारत के नियम, कानून, विधियाँ बहुत सारी जो होती थी वो अभी भी ब्रिटिश माध्यम से चल रही थी। और ब्रिटेन की जो महारानी थी वो उस समय भी भारत की हेड ऑफ द स्टेट थी। ये शायद आपको नहीं पता होगा बहुत लोगों को। 1947 15 अगस्त से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक भारत की हेड ऑफ स्टेट वो ब्रिटेन की महारानी थी। तो भारत का दर्जा डोमिनियन स्टेटस का था। तो कुल मिलाकर के भारत का अपना राष्ट्राध्यक्ष नहीं था उस समय तक।
जो भारत के संविधान के दायरे में हो। तो उस समय जितनी भी संपत्तियां और जितनी भी लायबिलिटी थी, तो जो डोमिनियन स्टेट के बाद आई, उनका सबका उत्तरदायित्व तो भारत के संघ और राज्यों के पास है, तो राज्यों के पास ही रहेगा। ये संविधान का अनुच्छेद 294 है, आर्टिकल 294। उसके बाद आता है आर्टिकल 295। वो ये कहता है कि अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों का, बाध्यताओं का उत्तराधिकार। आप लोग चाहें तो इसको पढ़ लेना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी नहीं है इसके अंदर, और वही है सक्सेशन टू प्रॉपर्टी, असेट, राइट्स, लायबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन इन अदर केसेस, कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी का राइट किसके पास होगा, उत्तराधिकार किसको मिलेगा, उसके बारे में वो प्रावधान है। और उसमें संघ के पास जो है वो संघ में रहेगा, और जो राज्य के पास है वो राज्य के पास रहेगा। क्लियर? आगे हम बढ़ेंगे और आगे प्रोविजन है संविधान का अनुच्छेद 296, आर्टिकल 296। 296 ये कहता है राजगामी या व्यक्तिगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। अब देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ संविधान की लैंग्वेज थोड़ा टफ होती है, संविधान की जो भाषा है वो थोड़ी सी टफ होती है। क्या भाषा है? देखिए, मैंने जो 296 आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल 296 ये पढ़ा कि राजगामी या व्यक्तिगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्तियां, यानी प्रॉपर्टी एक्वायरिंग बाय ईच और लैप्स और एस बोना वैकेंटिया, यानी कोई ऐसी संपत्ति है आपकी जो राज्य की ने ले ली है या व्यक्तिगत हो गई है या उसका कोई स्वामी नहीं था, मान लीजिए बंटवारे के समय और या उसके बाद कोई ऐसी संपत्तियां भारत में रहीं जिनका कोई स्वामी नहीं था या जिनको राज्य ने ले लिया था, तो वो सारी की सारी संपत्तियां भारत के संसद के अधीन वो चली जाएंगी। क्लियर? वो ये प्रावधान है 296। आर्टिकल 297 297 कहता है राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अन्य अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों पर संघ में निहित होना। तो भारत का जो, देखिए मैं सिंपली आपको बताता हूँ 297 क्या कहता है कि जो कोस्टल एरियाज हैं, भारत के जो समुद्र तट हैं, इस समुद्र तट के अंदर भी बहुत सारे आपको मिलते होंगे, रत्न मिलते हैं, तमाम चीज़ों मिलती हैं समुद्र के अंदर भी। और जो कोस्टल एरियाज हैं, जो निमग्न तट हैं, वहाँ पे बहुत सारे मोती, माणिक, ये सब मिलते हैं। तो वो जो सारा क्षेत्र की संपत्ति है, वो संपत्ति भी किसकी होगी? भारत संघ की होगी। किसकी होगी? भारत संघ की, यानी एक तरीके से संसद के पास उसकी अधिकारिता होगी। ये आर्टिकल 297 है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 298। तो संविधान का अनुच्छेद 298 ये कहता है कि संसद की कार्यपालिका शक्ति जहाँ तक है वहाँ पर व्यापार करने का संघ का अधिकार है। तो पूरे भारत में कार्यपालिका शक्ति है, तो पूरे भारत में संघ की सरकार व्यापार कर सकती है, और राज्य की सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जहाँ तक है वहाँ तक वो व्यापार कर सकती है। तो आर्टिकल 298 के कहता है कि व्यापार आदि करने की शक्तियाँ डिपेंड करती हैं कार्यपालिका शक्ति के विस्तार तक। तो संघ की पूरे भारत में और राज्य की संबंधित राज्य में है, तो वहाँ पर वो व्यापार कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हम आते हैं आगे आर्टिकल 299। आर्टिकल 299 है संविधाएं। संविधाओं को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी में रखा जाता है, मतलब परमानेंट नहीं होते वो, गवर्नमेंट नौकरी की तरह। उसी तरीके से सरकारों में भी कॉन्ट्रैक्ट का कुछ नियम है, और वो पहले से ही है संविधान में। उसके बारे में क्या प्रबंध है? संघ की या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई सभी संविधाएं यथा स्थिति राष्ट्रपति द्वारा या उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की गई कही जाएंगी, और वे सभी संविधाएं और संपत्ति संबंधी हस्तांतरण पत्र जो उस शक्ति का प्रयोग करते हुए किए जाएंगे राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से ऐसे व्यक्तियों द्वारा या रीति से निष्पादित किए जाएंगे जिसे वह निर्दिष्ट या प्राधिकृत करे। कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, आपने पता होगा कि भारत सरकार भी कोई समझौते करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया रिलायंस के साथ में कि भाई रिलायंस वाले, तुम हमारे भारत सरकार तुमको इस समुद्र में ये देती है, तुम तेल को यहाँ से निकालो। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। या किसी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट करती है सरकारें, या राज्य की सरकारें कॉन्ट्रैक्ट देती हैं कि भाई ये हाईवे आपको बनाना है हमारे राज्य में, या ये पुल आपको बनाना है। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 299 में प्रोविजन है कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से होंगे, और राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास इसकी शक्तियाँ हैं, और राज्यपाल और राष्ट्रपति ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लागू कराने के लिए अधिकारी नियुक्त कर सकेंगे। ये संविधान के अनुच्छेद 299 में है, आर्टिकल 299। उसके बाद आता है आर्टिकल 300, संविधान का अनुच्छेद 300।
तो 300 में क्या है, सूट्स एंड प्रोसीडिंग, यानी वाद और कार्रवाइयाँ। तो वाद और कार्रवाइयाँ जितनी भी होंगी, अगर कोई सूट्स है, कोई विवाद हो जाता है, राज्य का विवाद है तो राज्य के राज्यपाल और विधानमंडल, और अगर संघ का विवाद है तो संसद और राष्ट्रपति, वो सारे जो है उसको कर सकते हैं। क्लियर। अब हम आगे आते हैं आर्टिकल 300A 300 का। 300 का बेसिकली अगर आपको पता होगा तो हम लोग जब संविधान की चर्चा कर रहे थे तो हमने पहले बताया था कि पहले संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। पहले संविधान जब बना था तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद जीवन का अधिकार, और उसके बाद आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संबंधी अधिकार, और छठा मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 31 में था। आर्टिकल 31 में एक मौलिक अधिकार था पहले, संपत्ति का अधिकार। बाद में 1976 में एक संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। संपत्ति अर्जन करने का अधिकार पहले संविधान जब बना था तो मौलिक अधिकार था आर्टिकल 31 में। उस मौलिक अधिकार को 1976 में ख़त्म कर दिया गया और अब वो बन गया कानूनी अधिकार। तो जैसा मैंने कहा ना कि जब कोई संविधान में नई चीज़ ऐड होगी तो संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में ही उसको ऐड कर देते हैं। तो संविधान का एक आर्टिकल 300 का जोड़ा गया 1976 में, और 1978 में 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, और उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया आर्टिकल 300 का 300A। और 300A में क्या प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से तभी वंचित किया जा सकता है जब कोई कानून बना करके, ऐसे किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से दखल नहीं किया जा सकता। पहले वो मौलिक अधिकार था, पहले वो मौलिक अधिकार था, लेकिन आर्टिकल 31 को ख़त्म कर दिया। अब आर्टिकल 31 में कुछ नहीं है, वहाँ लिखा मिलेगा आपको निरसित। लेकिन उसको फिर ये ध्यान में रखते हुए कि संपत्ति मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है, तो संविधान में अनुच्छेद 300 का या 300A जोड़ा गया, और उस 300A में जोड़ा गया है कि जो किसी व्यक्ति की संपत्ति है उसको बिना विधि के प्राधिकार के उससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो आप हमेशा याद रखना कि संपत्ति का अधिकार अब भारत के संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार का क्या फ़र्क होता है कि मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट दायर कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन कानूनी जो अधिकार है, कानूनी अधिकार के संबंध में आपको वो 5 रिटें उपलब्ध नहीं हैं। क्लियर। तो आप केवल उसी कानून के दायरे में आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों के लिए आप वो 5 रिटों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारा आर्टिकल 7 आर्टिकल और है, छोटे छोटे से हैं। हम ये चाहते हैं कि आज हम इसको कर ही लेते हैं। आर्टिकल 300 जैसे हमने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल। इसमें इंग्लिश में पढ़ देता हूँ कुछ बच्चों के लिए, कुछ समझ में आता रहेगा। अ पर्सन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ किसी व्यक्ति से उसकी प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता। दैट इज आर्टिकल 300A। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब है कि व्यापार, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार करना, वाणिज्य करना और सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के संबंध में क्या प्रोविज़न है। आर्टिकल 301 301 301 कहता है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। पहले देखा था कि संविधान के अनुच्छेद 19 में व्यक्तियों को अधिकार है, नागरिक को अधिकार है 19 में कि कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 19 के तहत कोई भी व्यापार वाणिज्य अपना सकता है। वो किसके लिए? नागरिक के लिए। यहाँ पर किसके लिए है 301 में कि कोई संस्था है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, वो पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी व्यापार और वाणिज्य कर सकती है। संविधान का अनुच्छेद 301 301। उसके बाद आता है आर्टिकल 302 302। लेकिन 302 ये कहता है कि संसद को संघ क्षेत्र के बारे में और राज्य को इस ऐसे मामलों में रेगुलेट करने की पावर है। आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप अनंतर तरीके से कोई व्यापार कहीं भी कर सकते हैं, उस पर विधि बनाने का
उसको रेगुलेट करने की पावर संसद के पास है और राज्य विधानमंडल के पास भी अपने राज्य की सीमा के अंतर्गत किसी भी व्यापार वाणिज्य को रेगुलेट करने की पावर है। दैट इज आर्टिकल 302 संविधान का अनुच्छेद 302। आगे हम आते हैं संविधान का अनुच्छेद 303। संविधान का अनुच्छेद 303 ये कहता है व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों का निर्बंधन, रेस्ट्रिक्शन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट विद रिगार्ड टू द ट्रेड एंड कॉमर्स। तो उसमें यह कहा जाता है कि जो रेगुलेट करने, आप जो ही एकदम कोई राज्य, जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, यूपी है, बोलता हम इस व्यापार वाणिज्य को रोक देंगे, ऐसा एकदम नहीं कर सकते आप। रेगुलेट करने की पावर है, लेकिन उस रेगुलेशन के ऊपर भी रेगुलेशन है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप एक दायरे में लेकर ही चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं। दैट इज आर्टिकल 303। और संसद भी हर व्यापार और वाणिज्य को पूरी तरीके से उसके ऊपर निर्बंध नहीं लगा सकती है, वो भी एक दायरे में ही ये कार्य कर सकती है। उसके बाद आता है आर्टिकल 304 संविधान का अनुच्छेद 304। वो ये कहता है कि राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। कभी राज्यों के बीच में मान लीजिए कोई व्यापार वाणिज्य हो रहा है, उसको भी समय समय पर उस पर रेगुलेशन किया जा सकता है। दैट इज आर्टिकल 304। क्या कहता है? रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमॉन्ग स्टेट्स। राज्यों के बीच में आवागमन और व्यापार वाणिज्य को भी रेगुलेट किया जा सकता है, वो भी अनियंत्रित नहीं हो सकता। क्लियर? उसके बाद आर्टिकल आता है 305 और वो कहता है कि विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, सेविंग ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज एंड लॉज प्रोवाइडिंग फॉर स्टेट मोनोपोलीज। तो राज्य की जो मोनोपोली है उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें कुछ प्रावधान है आर्टिकल 305 में। कोई भी राज्य एकाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके बाद आर्टिकल 306 वो भी संविधान से हटा दिया गया है। वो कुछ प्रावधान थे उसमें वाणिज्य के संबंध में, वो खत्म कर दिया है। अब आर्टिकल 306 में कुछ भी नहीं है। क्लियर? अब आता है आर्टिकल 307 संविधान का अनुच्छेद 307। तो आर्टिकल 307 ये कहता है कि अनुच्छेद 301 से लेकर 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। तो 301 और 304 में क्या था मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल 301 और 3 से लेकर 304 में क्या क्या था। 301 ये कहता है कि व्यापार और वाणिज्य के लिए स्वतंत्रता होगी। 302 कहता है कि जो स्वतंत्रता है उस पर कुछ रेगुलेशन संसद और राज्य विधानमंडल लगा सकते हैं। 3 ये कहता है 303 कि व्यापार वाणिज्य में जो रेगुलेशन लगेंगे वो कुछ भी नहीं हो सकते, उनकी भी अपनी एक सीमाएं होंगी। और 304 ये कहता है कि राज्यों के बीच में व्यापार और वाणिज्य के समागम पर रेगुलेशन हो सकता है। राज्यों से राज्यों के बीच में जो व्यापार होता है उसको भी रेगुलेट किया जा सकता है। ऐसे जो चारों प्रावधान हैं, यानी व्यापार की स्वतंत्रता, उस पर रेगुलेशन, लेकिन असीमित रेगुलेशन नहीं हो सकते, और राज्यों के बीच में व्यापार, इसके संबंध में संविधान का अनुच्छेद 307 में प्रावधान है कि 301 से लेकर 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति, यानी कोई ना कोई अथॉरिटी नियुक्त की जा सकती है। अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ आर्टिकल 300 to 304। कौन करेगा? संसद विधि द्वारा ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी जो आर्टिकल 301 से लेकर 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित समझे, और इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी जो ऐसे कर्तव्यों को सौंप सकेगी जिसको आवश्यक लगता है। इसका मतलब है आर्टिकल 307 ये कहता है कि भारत के द्वारा संघ सरकार के द्वारा कोई व्यापार वाणिज्य करना हो या किसी राज्य के द्वारा व्यापार वाणिज्य करना हो, उसको रेगुलेट करना, उसको ध्यान में रखना, उस पर नज़र बना के रखना, उसको रेगुलेट करना, इन सब के लिए संविधान के अनुच्छेद 307 में संसद को ये शक्ति है कि संसद इसके लिए किसी अथॉरिटी यानी किसी अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी। और ऐसा जो प्राधिकारी होगा, ऐसी जो अथॉरिटी होगी, उसको वो शक्तियां मिलेंगी जो समय समय पर अपने कार्यों के माध्यम से या अपने रेगुलेशन के माध्यम से उसको रेगुलेट करें, व्यापार और वाणिज्य को। तो कभी भी बहुत सारे सवालों का आपने देखा होगा संसद की चर्चा में हमने कि पार्लियामेंट के पास बहुत पावर है, यानी कई सारी चीज़ों में विधि बनाने की, कई सारी चीज़ों को नियंत्रित करने की, कई सारी चीज़ों को के लिए शक्ति प्रदान करने की जो पावर है, हमने देखा वो भारत की संसद के पास बहुत है, बहुत सारे मामलों में। तो जहाँ कहीं भी आपको कभी ऐसा लगता है, वैसे तो प्रोविज़न आप पढ़ लेंगे स्पष्ट तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर कभी आपको ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है और ये शक्ति किसके पास हो सकती है, आपको कन्फ्यूजन है, तो आप ये मान के चलना कि अगर बहुत क्लियर आप नहीं हो पा रहे तो ऐसे में आपका एक उत्तर हमेशा ये रहना चाहिए कि हो सकता है संसद के पास से पावर हो। ये अपने माइंड में रखना, क्योंकि भारत में अल्टीमेटली जो मैक्सिमम पावर है
वो भारत की पार्लियामेंट के पास हैं। मैक्सिमम जो पावर है वो भारत की संसद के पास है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। कोई चीज़ रेगुलेट करनी हो, नया कानून बनाना हो, कुछ भी करना हो, कोई प्राधिकारी नियुक्त करना हो, कोई निकाय बनाना हो, उसको शक्तियाँ देनी हो, इसमें से मैक्सिमम पावर राष्ट्रीय स्तर पर भारत की संसद के पास है। तो ये था हमारा आर्टिकल 307 संविधान का अनुच्छेद 307, जो किसी ऐसे प्राधिकारी यानी अथॉरिटी की बात करता है जो व्यापार और वाणिज्य को रेगुलेट करेगा, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस समय समय पर बनाएगा। क्लियर? तो थोड़े से टफ थे और मुझे भी पता है कि थोड़े से ऐसे आर्टिकल्स थे जिनकी जो कभी परीक्षाओं में ज़्यादातर नहीं पूछे जाते। हम लोगों को भी इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर भी चलो, क्योंकि हम संविधान पूरा पढ़ रहे हैं तो इसलिए उनको कवर करना भी ज़रूरी था। ये हम लोगों ने पूरा कर लिया भाग 13। संविधान में कुल 22 भाग हैं और आज की जो संविधान की कथा है भाग 13, हमने 13 अध्याय पूरे कर लिए हैं। कल से हम भाग 14 पर आएंगे और आज की इस परिचर्चा में कुछ चीज़ें हो सकता है आपको समझ में ना आई हो, तो उसके लिए मेरा आपसे यही कहना है कि आप लोग यदि चाहें तो एक बार वो प्रोविज़न जो आपको महत्वपूर्ण लगता है वो आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिए, वो आपको काम आ सकते हैं आगे। और बेसिक हमारा आइडिया है कि बेसिक जानकारी लोगों को होनी चाहिए, भारत की राज्य व्यवस्था है क्या, चलती कैसे है और संवैधानिक प्रावधान उसके लिए क्या क्या और कहाँ कहाँ पर हैं। तो अब तक हम लोगों ने संविधान के भाग 13 पूरे कर लिए। भाग 13 हमने पूरे कर लिए 22 में से। तो अब कितने भाग बचे हमारे पास? 9 भाग बचे हैं और 9 में भी अब छोटे छोटे हैं, अब बड़े बड़े नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के संविधान का लगभग 70% अपना पूरा हो गया है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उसकी चर्चा हम लोग कल आरंभ करेंगे। जैसे संघ के अधीन क्या सेवाएं हैं, जैसे IAS, IPS, IRS, आपने देखा हो NDA, CDS, ये जो सारी की सारी जो सेवाएं होती हैं वो संघ सरकार की होती हैं। उसकी तरह राज्यों में सेवाएं होती हैं, राज्य की सिविल सेवाएं हैं, PCS, PSC वगैरह, इसके बारे में भी सेवाएं हैं। तो कल हम लोग भाग 14 आरंभ करेंगे जिसमें हम संघ और राज्य की सेवाओं की चर्चा आरंभ करेंगे कि IAS, PCS के बारे में क्या क्या प्रावधान संविधान के अनुच्छेद मतलब उसमें दिए गए हैं। तो कल से हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। आज के उसमें बहुत सारे लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन टफ रहे, कुछ प्रोविज़न टफ रहे। अब अगर कोई आपका क्वेश्चन है, अगर कोई आपको ऐसा प्रोविज़न लगता है कि आपको समझना चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए, उसका आंसर हम आपको ज़रूर दे देंगे। और आगे हम आएंगे अब कविता की तरफ, पोइट्री की तरफ आएंगे। आज का सेशन थोड़ा सा बोझिल था। 299 कहा है राकेश कुमार राजपूत ने कि आर्टिकल 299 उनको दोबारा समझना है। 299 में आर्टिकल में क्या प्रोविज़न है तो मैं उनको बताता हूँ। आर्टिकल 299 ये कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, संविधान का अनुच्छेद 299 ये कहता है कि सरकारों के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, जैसे राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जहाँ विस्तार होगा वहाँ राज्य की कार्यपालिका करेगी विधानमंडल, और जहाँ पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा वहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स किसी प्राइवेट सेक्टर से या किसी व्यापार के लिए करना है तो वो वहाँ पर केंद्र की सरकार करेगी यानी संसद करेगी। क्लियर? मनीष राजपूत का क्वेश्चन GDP के बारे में। मनीष, जब हम लोग इकोनॉमिक्स की चर्चा करेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, तब चर्चा करेंगे GDP के बारे में। अभी क्योंकि हम लोग संविधान की चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग संविधान के ही जो प्रावधान है उस पर ही चर्चा रखेंगे और आगे हम लोग धीरे धीरे क्या है सारे प्रोविजंस करेंगे। जैसे शाम की जो क्लास है, शाम की क्लास में हम लोगों ने अब तक देखा कि हम लोगों ने मध्यकालीन भारत में आ गए, हम लोग प्राचीन भारत ख़त्म कर लिया, तो मध्यकालीन भारत कर लेंगे इतिहास में, फिर आधुनिक भारत करेंगे, विश्व इतिहास करेंगे तो इतिहास खत्म हो जाएगा। फिर हम वहाँ पर एक शाम को सब्जेक्ट हटा करके ज्योग्राफी ले लेंगे, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट ये खत्म हो जाएगा संविधान, तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो क्या है, हम सारे के सारे सब्जेक्ट क्लियर करते जाएंगे। क्लियर? चलो, वैसे पूछा है GDP के बारे में तो मैं बता देता हूँ GDP क्या होती है। आप में से अक्सर सभी लोगों ने अखबारों में GDP शब्द का खूब सुना होगा और TV न्यूज़ में भी सुना होगा, और अक्सर आपने देखा होगा कि GDP भारत का GDP की जो ग्रोथ है वो कम हो रही है। GDP का मतलब क्या होता है? GDP का मतलब होता है एक वर्ष के भीतर, भारत में एक वर्ष के भीतर जो भी फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी जो अंतिम उत्पाद है, उन सभी अंतिम उत्पादों के कुल मूल्य को कहा जाता है भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं GDP।
तो 1 वर्ष के अंदर अंदर भारत की सीमाओं के भीतर जो भी फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उसके कुल मूल्य को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। जब मैं आपसे इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करूंगा तो मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा कि इसमें 1 वर्ष के भीतर क्या क्या शामिल होता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होते हैं, किस किस तरीके से चीज़ों को हम जोड़ते हैं। क्लियर? 292 को पूछा है भंवर सिंह नरवरिया साहब ने कि संविधान का अनुच्छेद 252 आर्टिकल 292 क्या कहता है। तो मैं आपको बताऊं कि संविधान का अनुच्छेद जो 292 है आर्टिकल 292 वो हमें बताता है भारत सरकार द्वारा उधार लेना, भारत सरकार के द्वारा उधार लेना। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जहाँ तक है वहाँ पर वो भारत सरकार की जो संचित निधि है उसकी गारंटी देता है कि भैया मैं उधार दे दो, क्योंकि हमारी संचित निधि में पैसा है इसलिए हम आपका वापस कर देंगे। तो भारत सरकार जो उधार लेती है उस उधार में वो ये कहती है कि हमारे पास एक संचित निधि होती है जिसमें हम राजस्व आय को रखते हैं, आप हमको उधार दे दो क्योंकि हमारे पास संचित निधि में पैसा है, जब हमारा काम हो जाएगा तो हम आपका पैसा वापस कर देंगे। क्लियर? दैट इज आर्टिकल 292 संविधान का अनुच्छेद 292। वैसे साधारण प्रोविजन है, एक्चुअली इसकी लैंग्वेज टफ है, इसकी भाषा थोड़ी कठिन है। दिनेश राजपूत ने कहा है कि इमरजेंसी फंड कैसे अरेंजमेंट होता है। इमरजेंसी फंड को दिनेश जी बोलते हैं कंटिंजेंसी निधि, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आकस्मिक निधि। उसमें 500 करोड़ रुपए की धनराशि निकाल के रख दी जाती है और जैसे कोरोना आपदा आ गई, कहीं बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया तो उस पर हमेशा वो रहती है और उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आपने देखा है कि कभी कभी आपातकाल में जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा मांगा जाता है लोगों से, या कभी जैसे अभी पीएम केयर फंड चल रहा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में जनता की तरफ से और अलग अलग संगठनों की तरफ से पैसा मांगा गया है ताकि कोरोना से लड़ा जा सके। तो इस तरह के वैकल्पिक प्रोविजन भी रहते हैं जिनकी आवश्यकता अगर पड़ती है तो तब उनका प्रावधान कर लिया जाता है। इन्होंने कहा बिजली, रेलवे डिपार्टमेंट इत्यादि की जो इनकम आएगी दिनेश श्वेता सिंह जी वो लोक लेखा निधि में। कविता की तरफ आए साहब, पोइट्री की तरफ आए अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। तो हम लोग कविता की तरफ बढ़ते हैं और आज हमारे बीच में एक कविता है हेमलता लोधी। हेमलता लोधी हैं, आप भिंड की रहने वाली हैं, भिंड मध्य प्रदेश। उन्होंने कविता भेजी है स्वरचित अपने हाथ से। तो हम लोग देखते हैं किस किस की कविता ले सकते हैं। एक तो हेमलता जी की कविता लेते हैं और एक कविता और देखेंगे किसी की, शायद 3-4 कविताएं आज मिली हैं। तो उनकी कविता का शीर्षक है नारी शक्ति। हेमलता लोधी हैं भिंड से। भिंड के लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं भाई, मैं देख रहा हूँ भिंड में और पन्ना में जो है मुझे लगता था कि पन्ना जो है, पन्ना और सतना काफ़ी जो है बैकवर्ड एरिया है, लेकिन मैंने देखा कि भिंड में और पन्ना इत्यादि में काफ़ी क्रिएटिव लोग हैं, अच्छी जो है शिक्षा के प्रति रुचि रखते हैं। ललिता राजपूत का सवाल है, आज सारे सरकारी विभागों की किस आर्टिकल के तहत विभागों को प्राइवेट करना इत्यादि करना ये संसद का कार्य है। लोधी पीके प्रेमी आपका सवाल है, आपका सवाल सोशल मीडिया का सवाल है। सुनील जी ने भी बांदा से भेजी है, मैं देखता हूँ सुनील जी आपकी भी कविता देखता हूँ, लेकिन अभी मैं हेमलता जी की जो कविता है उसको हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हेमलता जी की कविता कल एक भेजी थी उन्होंने, वो स्वरचित नहीं थी, वो कविता उन्होंने भेजी थी किसी पुरानी किसी की कविता। तो आज उन्होंने मेहनत करके कविता लिखी है, तो हम लोग सबसे पहले उन्हीं की कविता पढ़ेंगे, हेमलता लोधी भिंड से, और उसके बाद देखते हैं किस किस की कविता का मौका मिल पाएगा। क्लियर? सो कविता है नारी शक्ति। नारी शक्ति कविता है हेमलता लोधी भिंड मध्य प्रदेश से, और कविता का शीर्षक है नारी शक्ति और इन्होंने खुद लिखी है। तो हम इन्हें साधुवाद देते हैं और अब आपके सामने वो कविता रखते हैं। नारी शक्ति की पहचानने का, नारी शक्ति को पहचानने का अवसर अब आ गया। नारी शक्ति को पहचानने का अवसर अब आया है। जिसने इसको पहचान लिया
खुद को सशक्त ही पाया है। जिसने इसको पहचान लिया, खुद को सशक्त ही पाया है। सती प्रथा और बाल विवाह में, सती प्रथा और बाल विवाह में इनकी बलि चढ़ाई जाती थी। कभी गर्भ में, कभी दहेज में, आग में रोज जलाई जाती थी। अब न सहेंगे, अब न मरेंगे, संविधान से जो अधिकार पाए, अब न सहेंगे, अब न मरेंगे, संविधान से अधिकार जो पाए हैं। घर की चार दीवारों में कैद कभी न अपने लिए जीती है, अपना सर्वस्व निछावर करके तुमको जिंदा रखती है। फिर भी इसके त्याग समर्पण को कोई समझ नहीं पाया है। नारी शक्ति को पहचानने का अवसर अब आया है। क्लियर? आगे है, नारी है अबला, नारी है अबला, ये अब सबला बन के सबके, नारी है अबला, ये अब सबला बन के सब पे भारी है। हर क्षेत्र, हर मोड़ पर बनी हुई चिंगारी है। सदियों से इसने अपना साहस दिखलाया है। कभी अवंती, कभी झलकारी, कभी इंदिरा, प्रतिभावन देश चलाया है। कभी अवंती, कभी झलकारी, कभी इंदिरा, कभी प्रतिभावन देश चलाया है। घर थोड़े से अवसर दे दो, घर थोड़े से अवसर दे दो तो पुरुषों से आगे रहती है। इतिहास देश का बदल देने का संकल्प जिगर में रखती है। 21वीं सदी की नारी ने अब करके ये दिखलाया है। चूल्हा चौका छोड़ करके राष्ट्र हित में अपना परचम लहराया है। जिसने इसको पहचान लिया, खुद को सशक्त ही पाया है। नारी शक्ति को पहचानने का अब अवसर आया है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता लोधी जी। नारी शक्ति के ऊपर बहुत सुंदर कविता आपने भेजी। और अच्छा, एक छोटी सी बच्ची है नेहा राजपूत, नेहा राजपूत छोटी सी बच्ची है, 7th क्लास में पढ़ती है। उसने स्वामी ब्रह्मानंद जी के ऊपर कविता भेजी है। तो हम लोग उस छोटी सी बच्ची की कविता कई बार नहीं पढ़ पाए, आज हम लोग उस बच्ची की कविता पढ़ते हैं। देखिए 7th क्लास की विद्यार्थी है, 7वीं क्लास की, और इस सेशन को देखती है। उसकी कविता है स्वामी ब्रह्मानंद जी की वंदना। और आप सुनिए कितने अच्छे शब्दों से उस छोटी सी बच्ची ने कविता लिखी है। कविता है, ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः वंदना। हे ब्रह्मानंद जी महाराज, हे ब्रह्मानंद जी महाराज, आपका शत शत वंदन। किया सर्व जगत उद्धार, आपका शत शत वंदन। किया सर्व जगत उद्धार, आपका शत शत वंदन, अभिनंदन। शिक्षा का सदमार्ग बताया, शिक्षा का सदमार्ग बताया, अनपढ़ को भी ज्ञानी बनाया। तुम्हारे हर घर होते गुणगान, जीवन को दी नई पहचान। तुम्हारे हर घर होते गुणगान, जीवन को दी नई पहचान। हे ब्रह्मानंद जी महाराज, हे ब्रह्मानंद जी महाराज, आपका शत शत वंदन। किया सर्व जगत उद्धार, आपका शत शत अभिनंदन। तुम बिन और न दूजा, घर घर होती तुम्हारी पूजा। सब में है अंश तुम्हारा, जाने सो जानहारा। धन्य है वो जाति तुम्हारी, जिस घर आप बने अवतारी। है नाम अटल अविनाशी, राठ हमीरपुर के थे वासी। हे ब्रह्मानंद जी महाराज, आपका शत शत अभिनंदन। किया सर्व जगत उद्धार, आपका शत शत अभिनंदन। मानवता की अलख जगाई, मानवता की अलख जगाई। लोधी क्षत्रिय जाति कहाई, तुम हर मानव के आदर। नमन करता है शीश झुकाकर। आस हो विश्वास हो तुम, जीवन की हर सांस हो तुम दीन दुखी हितकारी। तुम पर है सब बलिहारी। हे ब्रह्मानंद जी महाराज, आपका शत शत वंदन। किया सर्व जगत उद्धार, आपका शत शत अभिनंदन। तुम्हारे जीवन के नाना रूपा, तुम हो ब्रह्म स्वरूपा। तुम्हारे जीवन के नाना रूपा, तुम हो ब्रह्म स्वरूपा। तुमने शिक्षा ज्योति जलाई, तुमने शिक्षा ज्योति जगाई। लाखों लाख बने अनुयायी। तुमने शिक्षा ज्योति जगाई, लाखों लाख बने अनुयायी।
तुम हो त्याग मूर्ति के सागर, शिक्षा के भव सागर, तुम्हारा बंधन जो कोई गावे, अपना जीवन सफल बनावे। हे ब्रह्मानंद जी महाराज, आपका शत शत वंदन, किया सर्व जगत उद्धार, आपका शत शत अभिनंदन। बहुत सुंदर नेहा बिटिया, थैंक यू। और बहुत अच्छी कविता आपने हमारे बीच भेजी। और ये जो छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो प्रतिभा जन्म ले रही है, ये निश्चित रूप से समाज को आगे ले जाने का कार्य करेगी। और 2 ही कविता हम लोग रखेंगे, कई और लोगों की जो कविताएं हैं आज उनको अवसर नहीं मिला, कल कोशिश करेंगे कि एक तो सुनील सिंह जी की कविता है, चलो सुनील सिंह जी की कविता मैं पढ़ ही देता हूँ, फिर रह जाती है। सुनील सिंह लोधी हमारे लक्ष्य बांदा के जिला अध्यक्ष हैं। आपने बहुत बेहतरीन कार्य किया है लक्ष्य बांदा के माध्यम से, और लगभग 150 से ऊपर सक्रिय लक्ष्य स्वयंसेवक हैं जो प्रतिवर्ष 1000 या उससे ज़्यादा पैसा देते हैं समाज में शिक्षा के विकास के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन कार्य है। आप पेशे से शिक्षक हैं और बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपने बुंदेलखंड के जो पिछड़े क्षेत्र हैं उसमें किया है। तो हम अंतिम कविता के रूप में और आज के सेशन के अंतिम चरण में उन्हीं की कविता लेते हैं। सुनील सिंह जी, जिला अध्यक्ष लक्ष्य बांदा, और उनकी कविता है, पहले नहीं देखा ऐसा पंगा, पहले नहीं देखा ऐसा पंगा, आदमी हो भले मोटा चंगा। पहले नहीं देखा ऐसा पंगा, आदमी हो भले मोटा चंगा, फिर भी हाथ न मिलाएंगे, देश से कोरोना भगाएंगे। ये कविता इनकी कोरोना के ऊपर है। देश से कोरोना को भगाएंगे। सड़कें खाली गलियां सूनी, सड़कें खाली गलियां सूनी, हरियाली छाई है दूनी। मोर के संग मन मोर भी नाचे, रिश्तेदार भले हों सांचे, फिर भी गले न लगाएंगे, फिर भी गले न लगाएंगे, देश को कोरोना से भगाएंगे, देश से कोरोना को भगाएंगे। आगे, गंगा मैली रही नहीं अब, हवा स्वच्छ हो गई जाने कब। गंगा मैली रही नहीं अब, हवा स्वच्छ हो गई जाने कब। अंदर का कुक हुआ दीवाना, अंदर का कुक हुआ दीवाना, भोजन पर भी बुला न पाना। फुर्सत है फिर भी नहीं आएंगे, देश से कोरोना को भगाएंगे। आगे, ऑफिस जाने को मचल रहा मन, बैठे बैठे अकड़ रहा तन। ऑफिस जाने को मचल रहा मन, बैठे बैठे अकड़ रहा तन। रोज कमाकर खाने वाले, भोजन के पड़ गए हैं लाले। रोज कमाकर खाने वाले, भोजन के पड़ गए हैं लाले। पैसे वाले शॉपिंग न कर पाएंगे, पैसे वाले शॉपिंग न कर पाएंगे, देश से कोरोना को भगाएंगे। आपने बेहतर तरकीब है सोची, आपने बेहतर तरकीब है सोची, संविधान की हर अनुसूची। आपने बेहतर तरकीब है सोची, संविधान की हर अनुसूची। सिंधु हड़प्पा वैदिक मौर्य, गुप्त कुषाण पल्लव चालुक्य का शौर्य, राजपूतों का इतिहास भी बताएंगे, देश से कोरोना को भगाएंगे। लक्ष्य बढ़ रहा शैक्षिक पथ पर, ये अंतिम जो पंक्ति है वो लक्ष्य के लिए है और लक्ष्य बांदा के लिए है। लक्ष्य बढ़ रहा शैक्षिक पथ पर, आपके बेहतर निर्देशन पर, आपसी प्रेम और सद्भाव बढ़ा है, लक्ष्य बांदा भी साथ खड़ा है। वाह क्या बात है। लक्ष्य बढ़ रहा शैक्षिक पथ पर, आपके बेहतर निर्देशन पर, आपसी प्रेम और सद्भाव बढ़ा है, लक्ष्य बांदा भी साथ खड़ा है। मिलकर जागरूकता का अभियान चलाएंगे, देश से कोरोना को भगाएंगे। मिलकर जागरूकता का अभियान चलाएंगे, देश से कोरोना को भगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनील सिंह जी। बहुत सुंदर कविता आपने भेजी और इसी प्रकार से हम सब लोग लेखन का कार्य, शिक्षा का कार्य, संविधान का कार्य, इतिहास का कार्य और समाज में जो तमाम कुरीतियाँ और सामाजिक बुराइयाँ हैं तो उनको दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। अगर सब लोग मिलकर के करेंगे तो बहुत जल्दी ही चीज़ें बेहतर होंगी, लक्ष्य हासिल होंगे और समाज के जो माहौल है उस माहौल में
पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आएगी। और जब समाज में पॉजिटिव एनर्जी होगी तो निश्चित रूप से समाज अपने लक्ष्यों को पाने के लिए, अपने को बेहतर करने के लिए प्रयास करेगा। तो चलिए, पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनील सिंह जी को, नेहा बिटिया को, हेमलता जी को। सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं भेजी और आप लोग ये कार्य निरंतर करते रहिए। एक्चुअली क्या है, कोई भी कार्य अगर हम एक बार उसको शुरू कर दें तो फिर वो होना आरंभ हो जाता है। किसी भी कार्य का सबसे कठिन दौर होता है उसको शुरू करना, कोई भी कार्य हो। अगर जैसे कोई स्टेज पर नहीं बोल पाता है तो आप स्टेज पर 1-2 वाक्य बोलिए, फिर आप बोलना सीख जाएंगे। ऐसे ही आपको पढ़ाने में दिक्कत होती है, आप पढ़ाना शुरू कर दिए बच्चों को तो आप सीख जाएंगे। तो जो ये सारे कार्य हैं, कोई भी कार्य है, किसी भी कार्य को कठिनाई केवल तब लगती है जब हम उसको शुरू करते हैं। एक बार हम उसको शुरू कर दें तो फिर वो हो जाता है। लक्ष्य के जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो लक्ष्य के प्रोग्राम्स में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या लक्ष्य के जो युवा स्वयंसेवक हैं, जैसे कोई इंजीनियर है 20 साल का या कोई ITI पॉलिटेक्निक का बच्चा लक्ष्य का स्वयंसेवक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मंच से कहते हैं भाई इनको भी 2 मिनट बोलने का मौका दिया जाए। तो बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और लक्ष्य के जो स्वयंसेवक हैं वो मंच से बोलते हैं। तो कई जो है पुराने लोग चिढ़ जाते हैं, उनका नंबर कट जाता है, उनका नंबर नहीं आ पाता है। तो वो फिर वो कहते हैं कि अरे यार ये क्या हो रहा है कि पुराने छोटे छोटे बच्चे मंच से बोल रहे हैं और समाज के बड़े प्रतिष्ठित लोग बैठे रह गए, ये हो गया, वो हो गया, अनादर हो गया, अपमान हो गया। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई शांत रहिए, आपको आगे कभी मौका मिल जाएगा। अगर हम अपनी युवा पीढ़ी को बोलने का अवसर नहीं देंगे, अगर उसको हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मौका नहीं देंगे तो कैसे वो अपना विकास करेंगे। तो कई बार हम लोग लक्ष्य के प्रोग्राम में ये करते हैं कि युवाओं को हम लोग कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक मौका मिल जाए, भले ही कुछ वरिष्ठ लोगों को मौका ना मिले। तो कई बार लोग इसको अपने ईगो पर ले जाते हैं, बोलते हैं हमारा अपमान हो गया, हमारा अनादर हो गया। लेकिन हमारा कभी मंतव्य ऐसा नहीं होता कि हम किसी का अनादर करें या उनका अनादर हो। हमारा मंतव्य ये रहता है कि भाई अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को और युवा पीढ़ी को अगर प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने का और अवसर अगर नहीं देंगे तो उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होगा, कब वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखेंगे और कब वो इंटरव्यू फेस करना सीखेंगे। तो हम लोग कभी कभार समाज की जो प्रचलित लाइन है उस लाइन को तोड़ देते हैं और इसलिए कई बार लोग मेरी तो गलत छवि पेश कर देते हैं कि भाई वो जो है क्या बोलते हैं, लोगों का वो ध्यान नहीं दिया, रेस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन ऐसा उद्देश्य नहीं होता है। मंतव्य बिल्कुल ये रहता है कि अगर 5वीं क्लास में पढ़ने वाला प्राइमरी स्कूल का एक गरीब बच्चा जिसके पास कपड़े भी नहीं है, मिड डे मील खा करके वो दोपहर की अपना पेट भरता है, हमारा प्रयास है कि वो बच्चा अगर मंच पर हमारे सामने बोलता है तो आप सोचिए कि 8 साल बाद, 10 साल बाद जब वो 15 साल का होगा या 20 साल का होगा तो उसके मन में कितना प्रभाव होगा उस बात का, कितनी प्रेरणा ग्रहण करेगा और वो आगे बढ़ने के लिए कितना संकल्पित होगा। तो यही हम लोगों का प्रयास रहता है। सो आप में से भी जो वरिष्ठ लोग हैं वो इन चीज़ों को अन्यथा ना लें। आप कभी ये ना सोचें कि कभी जो है किसी को साइड करने के लिए किसी की उपेक्षा या अनादर, ऐसा भाव नहीं रहता है। भाव यही रहता है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसके उस पीढ़ी के लोगों को अवसर मिलना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोगों को अच्छे अवसर नहीं मिले। हम में से बहुत सारे लोग जो बच्चे हैं उन बच्चों को मैं बताऊं ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला इंटरव्यू IAS का ही दिया है। उससे पहले मुझे इंटरव्यू देने का ही अवसर नहीं मिला। तो आप सोचिए मुझे कितनी झिझक रही होगी कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक इंटरव्यू देता है, वो भी IAS का। उससे कभी छोटी नौकरी में कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने का मौका ही नहीं मिला। तो कितनी हेजिटेशन रही होगी मेरे अंदर। तो इससे क्या होता है कि हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम नहीं कर पाते हैं और वो तभी संभव है। देखिए स्कूली जो संरचना है, ग्रामीण स्कूल की संरचना, उसमें आपने देखा होगा कि बच्चों को वो मल्टी पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट के काम वहाँ होते नहीं हैं। बच्चे आते हैं बेचारे, खाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट स्कूलों में देखें तो आपने प्राइवेट स्कूलों में देखा होगा कि बच्चों के लिए डांस के लिए अलग से प्रोग्राम चलता है, फिर उनके स्पीच भाषण देने के लिए प्रोग्राम होता है। एक बार प्राइवेट स्कूल के बच्चे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, वो करते रहते हैं। तो उसमें क्या उन बच्चों को अपने आप को बोलने का मौका मिल जाता है। आपने देखा है प्राइवेट स्कूल के बच्चे सिंगर भी बन जाते हैं, स्पीच देना भी सीख जाते हैं, डांस भी करना सीख जाते हैं। और हमारे जो गाँव में रहने वाले बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन बच्चों के अंदर कोई रिश्तेदार आता है तो भी वो शर्मा जाते हैं, मतलब वो उससे भी बात नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम उसका शाई नेचर बना देते हैं और उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं देते हैं। तो हम लोगों का एक दायित्व ये भी होना चाहिए कि यंगर जनरेशन, मतलब छोटे छोटे बच्चे, ITI वाले बच्चे, ऐसे जो सब बच्चों को मौके हम लोग देते रहें ताकि उनके अंदर की झिझक, हेजिटेशन निकले और उनका मोरल हाई हो। और जब उनका मोरल हाई होगा तो निश्चित रूप से वो भी बड़े बड़े लक्ष्य बना पाएंगे, बड़े बड़े सपने देख पाएंगे। तो चलिए आज का सेशन
इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विराम देंगे और आप सभी लोगों ने अपना समय दिया और इंटरेक्टिव समय दिया। कई सारे सवाल क्वेश्चंस भी आप लोगों ने रखे, कविताएं भी आप लोगों ने भेजी। बड़ा अच्छा हमारा सेशन रहा 1.5 घंटे का। और शाम को हम लोग आज बात करेंगे भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत, महमूद गजनवी और गौरी के आक्रमण, और उसके बाद भारत में किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत स्थापना होती है, उस पर हम लोग शाम को 7 बजे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, आप सभी का दिन शुभ हो।